29 अगस्त, बुदापेस्ट। मीना लूसी को पत्र लिखते हुए। प्रिय लूसी, मुझे पता है कि तुम यह जानने के लिए कितनी उत्सुक होगी कि विडबी स्टेशन पर हमारे अलग होने के बाद क्या क्या हुआ। मुझे सफ़र के बारे में तो कुछ याद नहीं, बस इतना याद है कि मुझे जॉनथन के पास पहुंचना था और यह कि मुझे उसकी सेवा करनी है, इसलिए जितनी हो सके उतनी नींद ले लूं। जब मैं अपने प्रिय जॉनथन से मिली तो वो बहुत ही दुबला, पीला और कमज़ोर दिख रहा था। उसकी आंखों से सारा आत्मविश्वास गायब हो चुका है और वह गरिमा जो हमेशा उसके चेहरे पर रहती थी वह कहीं नहीं है। वह खुद का ही एक टूटा हुआ अवशेष मात्र बनकर रह गया है। जॉनथन कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ था, या कम से कम वह यह चाहता है कि मैं ऐसा ही मानूं, और मैं उससे कभी पूछूंगी भी नहीं। जॉनथन को कोई गहरा सदमा लगा है। सिस्टर अगाथा, जिन्होंने इतने दिन तक जॉनथन की देखभाल की है, उन्होंने कहा, बेटा, मैं तुम्हें यह तो नहीं बता सकती कि जॉनथन नींद में क्या बड़बड़ाता था, पर मैं इतना बता सकती हूँ कि जॉनथन ने खुद कुछ नहीं किया है। उनको नर्क के रास्ते ले जाने की कोशिश की गई थी, पर उनके धैर्य, मजबूत चरित्र और महामसीह के क्रॉस ने उन्हें बचाया। उसने कुछ महान और भयानक चीज़ें देखी है जिनके बारे में कोई साधारण इंसान बात नहीं कर सकता। जब जॉनथन सोकर उठे तो उन्होंने मुझसे अपना कोट मांगा। मैंने देखा उनकी कोट के जेब में डायरी थी। मैं उसे पढ़ना चाहती थी ताकि उनके दुख का कोई सुराग मिल सके, पर शायद जॉनथन अभी मुझसे वह राज साझा करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और गंभीरता से कहा, प्रिय, तुम जानती हो पति पत्नी के बीच विश्वास का क्या महत्व है। हमारे बीच कोई राज नहीं होना चाहिए। मुझे एक बहुत बड़ा सदमा लगा है और जब भी मैं उसके बारे में सोचने की कोशिश करता हूँ तो मेरा सिर चकराने लगता है। मुझे नहीं पता कि यह सच था या कोई बुरा सपना। यह रहस्य इस डायरी में है और मैं इसे नहीं जानना चाहता। मैं अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत हमारी शादी के साथ करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे जीवन का हिस्सा बनोगी? यह डायरी लो और इसे अपने पास रखो। तुम चाहो तो इसे पढ़ सकती हो, लेकिन मुझे कभी मत बताना जब तक कि कोई बहुत बड़ा कर्तव्य मुझे इस भयानक अतीत में वापस जाने के लिए मजबूर न कर दे। पता है लूसी, उस दिन 1 घंटे के भीतर ही हमारी शादी हो गई। जॉनथन बिस्तर पर तकियों के सहारे बैठे थे और उन्होंने पूरी मजबूती से कहा, आई जॉनथन टेक मीना टू बी माई लॉफुली वेडेड वाइफ। मेरा दिल इतना भरा हुआ था कि मेरे शब्द गले में ही अटक रहे थे। मैंने जॉनथन की डायरी को सफ़ेद कागज में लपेट के उसके ऊपर मोहर लगा दिया है और मैंने उनसे वादा किया है कि यह डायरी मैं तब तक नहीं खोलूँगी जब तक उनके भले के लिए या किसी बड़े कर्तव्य के लिए ऐसा करना ज़रूरी ना हो जाए। इसी तरह मैं मिस मीना मुर्रे से मिसेस मीना हार्कर बन गई। लूसी, मैं दुनिया की सबसे खुशहाल औरत हूँ। मेरे पास उन्हें देने के लिए प्रेम और विश्वास के अलावा कुछ भी नहीं है। भगवान करे तुम्हारा जीवन भी हमेशा खुशियों से भरा रहे। तुम्हारी सदैव प्यारी मिसेस मीना हार्कर। कुछ दिन बाद मीना को लूसी का पत्र मिलता है। मेरी प्यारी मीना, सबसे पहले तो ढेरों शुभकामनाएं और प्यार। ईश्वर करे कि जल्द ही तुम अपने पति के साथ अपने घर में हो। मेरी इच्छा है कि तुम दोनों जल्दी आकर मुझसे मिलो। यहाँ की ताज़ी हवा जॉनथन को जल्द तंदुरुस्त कर देगी। उसने मुझे भी बिल्कुल ठीक कर दिया है। अब मुझे बहुत भूख लगती है। मैं जीवन से भरी हुई हूँ और मुझे नींद भी बहुत अच्छी आती है। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मैंने नींद में चलना बिल्कुल छोड़ दिया है और मेरा वजन भी बढ़ गया है। अभी बस इतना ही, बाकी बातें मिलकर होगी। 28 सितंबर को मैं और आर्थर शादी कर रहे हैं। तुम जल्दी से जल्दी आकर मुझसे मिलो। तुम्हारी लूसी। दोस्तों, लूसी ने यह पत्र तब लिखा था जब उसके स्वास्थ्य में सुधार आया था। वह प्रोफेसर हेल्सिंग के बताए हुए रास्ते पर चल रही थी। फिर आई वह काली रात जब लूसी की माँ मिसेस वेस्टनरा ने हवा के लिए कमरे की खिड़की खोल दी और लहसुन की माला उतार दी। लूसी पर फिर काउंट ड्रैकुला के काले साए ने हमला किया। उस पिशाच ने लूसी के शरीर से खून का एक एक कतरा छीन लिया। उस दिन प्रोफेसर और डॉक्टर सीवार्ट ने लूसी को जैसे तैसे बचाया था।
मिसेस वेस्टनरा लूसी की माँ हृदय रोगी थी, इसलिए उन्हें कुछ भी खुल के नहीं बताया गया था कि उनकी बेटी पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। प्रोफेसर इस घटना के बाद से बेहद सतर्क हो गए थे। उन्हें समझ आ गया था कि लूसी को उसकी माँ के साथ अकेले घर पे छोड़ना असुरक्षित है, खास करके रात को। प्रोफेसर यह जानते थे कि लूसी पर खतरा केवल रात के सन्नाटे में ही मंडराता है, इसलिए उन्होंने और डॉक्टर सीवर्ट ने बारी बारी से जागने का फैसला किया। एक व्यक्ति पूरी रात लूसी के कमरे के दरवाजे पर कुर्सी लगाकर पहरा देता था, जबकि दूसरा आराम करता था। प्रोफेसर वैन हेल्सिंग ने लूसी के कमरे को पूरे लहसुन के फूलों से भर दिया था। रात भर खिड़की के बाहर से पंख फड़फड़ाने की आवाज़ आती थी, जैसे कोई चमगादड़ गुस्से में खिड़की के बाहर उड़ रहा हो। डॉक्टर सीवर्ट अभी तक यह नहीं समझ पाए थे कि वह किससे लूसी की रक्षा कर रहे हैं। वह क्या जंतु है जो खिड़की से आकर लूसी का सारा खून चूस जाता है। वह पहले ही लूसी को खून देने और अस्पताल को संभालने के कारण बहुत थक चुके थे, लेकिन प्रोफेसर की सख्ती के कारण वह रात भर जागते रहे। उन्होंने लूसी के मंगेतर मिस्टर आर्थर को टेलीग्राम भेज दिया था लूसी के तबीयत के बारे में। 17 सितंबर। लूसी अपने कमरे में डायरी लिखते हुए। मीना कहती है डायरी लिखने से यादें सदा के लिए अंकित हो जाती है। सोचा मैं भी कुछ लिख दूँ। पिछले 4 दिन और 4 रातों से मैं बहुत सुकून से भरी हुई हूँ। अब मुझे सुबह की धूप और हवा बेहद सुखद लगती है। आर्थर की भी याद आती है कभी कभी। वह आवाज़ें जो मुझे पागल कर देती थी, मुझे दूर से पुकारती थी, अब बंद हो गई है। अब मुझे लहसुन की गंध से चिढ़ नहीं होती। आजकल डॉक्टर सीवर्ट या प्रोफेसर वैन हेल्सिंग रोज़ रात मेरे कमरे पर पहरा देते हैं ताकि मैं सुरक्षित रहूं। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूं। कल रात डॉक्टर सीवर्ट ने पहरा दिया था। बेचारे सुबह कितने थके हुए लग रहे थे। नाश्ता करके वह अपने अस्पताल चले गए। उम्मीद है कि थोड़ा आराम कर ले। आज दोपहर मुझे प्रोफेसर वैन हेल्सिंग का टेलीग्राम आया था। उन्होंने बताया कि वह किसी ज़रूरी काम से एम्स्टर्डम जा रहे हैं, इसलिए डॉक्टर सीवर्ट फिर आएंगे आज रात को पहरा देने। बेचारे डॉक्टर, आज सुबह वह कितने थके हुए थे। अस्पताल में पता नहीं उन्हें आराम करने का मौका मिला भी होगा या नहीं, और आज रात फिर पहरा देना होगा। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ और मुझे किसी पहरे की ज़रूरत नहीं है। उसी रात डॉक्टर सीवर्ट अस्पताल में अपने अध्ययन कक्ष में काम कर रहे थे। वह बहुत थके हुए थे। पिछले कुछ रातों से उनका ध्यान सिर्फ लूसी की सुरक्षा की तरफ था। उन्होंने मन ही मन सोचा, कल मैंने लूसी के कमरे में पहरा दिया था, तो आज प्रोफेसर वैन हेल्सिंग की बारी है। मैं थोड़ा आराम कर लूँगा। तभी अचानक दरवाज़ा टूटा और उनका पागल मरीज रेनफील्ड उनके कमरे में घुस आया। वह अपने आपे में नहीं था। चेहरे पर शैतानी जुनून और गुस्सा था। उसने सीधे डॉक्टर सीवर्ट पर हमला कर दिया। नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। रेनफील्ड के हाथ में डिनर नाइफ था। इससे पहले कि डॉक्टर सीवर्ट खुद को संभाल पाते, रेनफील्ड ने उनके बाएं हाथ की कलाई पर वार कर दिया। आह! उनकी कलाई से खून तेजी से बहने लगा और फर्श पर छोटा सा ताल बन गया। रेनफील्ड ने आगे हमला करने के बजाय फर्श पर लेटकर कुत्ते की तरह उस खून को चाटना शुरू कर दिया। खून ही जीवन है। इस दृश्य ने डॉक्टर सीवर्ट को अंदर तक झकझोर दिया। वह अपने शरीर से और खून नहीं गवा सकते थे। उन्होंने पहले ही लूसी को खून दिया था। इस घटना ने उन्हें और थका दिया। उन्हें पता था कि आज रात प्रोफेसर वैन हेल्सिंग लूसी की पहरेदारी करेंगे, इसलिए वह गहरी नींद में सो गए। डॉक्टर सीवर्ट पर रेनफील्ड का हमला कोई पागलपन का दौड़ा नहीं था। रेनफील्ड किसी और के वश में था, जो डॉक्टर सीवर्ट को आज रात रोकना चाहता था। एक और घटना घटी आज लंदन के चिड़ियाघर में। आज रात वहाँ का एक भेड़िया भाग गया। वहाँ के मालिक मिस्टर थॉमस बिल्डर ने समाचार पत्र को साक्षात्कार दिया। उसने बताया कि भेड़िए के भागने के एक दिन पहले उसने चिड़ियाघर में एक अजीब आदमी को देखा था। वह आदमी लंबा, दुबला पतला और नुकीली नाक वाला था। उसकी आंखें लाल और उनमें कठोर ठंडी चमक थी। वह भेड़ियों को ऐसे सहला रहा था
जैसे वो उसके पालतू कुत्ते हो। जू कीपर ने उसे टोका तो उसने कहा कि उसे भेड़ियों के साथ रहने की आदत है। मिस्टर बिल्डर ने बताया कि उस रात चांद निकलने के बाद सारे भेड़िए अजीब तरह से रोने लगे। उसने देखा कि आधी रात से ठीक पहले वर्सिकर नाम के भेड़िए के पिंजरे की सलाखें मुड़ी हुई थी और वह गायब था। सलाखें काटी नहीं गई थी बल्कि मरोड़ी गई थी। संवाददाता जब जू कीपर से बात ही कर रहा था तभी अचानक वर्सिकर खुद ब खुद वापस आ गया। वह बहुत शांत था पर उसका सिर कांच के टुकड़ों से कटा हुआ था। जू कीपर को लगा कि किसी दीवार को फांदते समय वह घायल हुआ है। दोस्तों, आखिर वह भेड़िया कहाँ गया था? वह किसके वश में था? यह तो आप अभी तक समझ गए होंगे। आखिर उसे यह चोट लगी कैसे? हिलिंघम पैलेस, रात के 1 बजे। लूसी को डायरी लिखे हुए कुछ घंटे बीत चुके थे। प्रोफेसर वैन हेल्सिंग ने कहा था कि आज रात को डॉक्टर सीवार्ड आएंगे, पर वह नहीं आए। लूसी कुछ कमज़ोर महसूस कर रही थी। प्रोफेसर के निर्देशों के अनुसार उसने खिड़की बंद रखी थी और लहसुन की माला गले में पहनी हुई थी, पर फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि मौत करीब है। उसे खिड़की पर कुछ फड़फड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। बाहर एक भेड़िए की आवाज़ आने लगी। थोड़ी देर में उसकी माँ कमरे में आई और उसे सांत्वना देने के लिए उसके पास ही लेट गई। थोड़ी देर में दोनों सो गईं। अचानक खिड़की का कांच एक धमाके के साथ टूट गया। खिड़की के टूटे हुए हिस्से से एक भेड़िए का सर अंदर आया। डर के मारे लूसी की माँ ने उसे जकड़ कर पकड़ लिया। इसी दौरान उनके हाथ से लूसी का सुरक्षा कवच यानी लहसुन का हार टूट के नीचे गिर गया। सदमे और दिल का दौरा पड़ने के कारण माँ की तुरंत मृत्यु हो गई और वह लूसी के ऊपर ही गिर गई। इस कारण लूसी अपनी जगह से नहीं हिल पा रही थी। कांच टूटने की आवाज़ से घर की चारों नौकरानियां जाग गई। वह डर के मारे कांपते हुए लूसी के कमरे में पहुंची। जब उन्होंने लूसी के बिस्तर पर उसकी माँ की लाश को देखा तो वह चीखने लगी। अभी खिड़की से कोई नज़र नहीं आ रहा था। लूसी, जो खुद बहुत कमज़ोर और सदमे में थी, नौकरानियों को शांत करने की कोशिश करने लगी। उसने उन्हें ड्राइंग रूम जाकर एक ग्लास वाइन पीने को कहा ताकि उनकी घबराहट कुछ कम हो और वो अपना होश संभाल सके। लूसी चाहती थी कि वे वापस आकर उसके साथ जागे ताकि वह अकेली न रहे। जब नौकरानियां वापस नहीं आईं तो लूसी उन्हें खोजने ड्राइंग रूम में गई। वहां का दृश्य देख के वह दंग रह गई। चारों नौकरानियां बेसुध पड़ी थी और भारी सांसें ले रही थी। लूसी ने देखा कि वाइन की शीशी से एक अजीब बदबू आ रही है जो महक अफीम का था। लूसी की माँ की दवाइयों में अफीम का अर्क मिला होता था। अभी वह दवाई का बोतल खाली था। लूसी अभी घर में अपनी माँ की लाश और 4 बेहोश नौकरानियों के साथ थी। बाहर से उस भेड़िए के रोने की आवाज़ आ रही थी। लूसी को महसूस हुआ कि घर में कोई और भी है। वो उसके करीब आ रहा है। 18 सितंबर की सुबह डॉक्टर सीवार्ड लंदन जाने की ट्रेन पर सवार है। उनके मन में भारी उथल पुथल है। वैन हेल्सिंग का टेलीग्राम, जो उन्हें कल शाम को मिल जाना चाहिए था, आज सुबह मिला। उसमें लिखा था, सीवार्ड, आज रात लूसी के पास ही रहना। उसे एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना। मैं कल सुबह तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। वैन हेल्सिंग। यह पढ़कर डॉक्टर सीवार्ड बहुत परेशान हो गए थे। एक पूरा रात उनके हाथ से निकल गया था। वह अपने कड़वे अनुभव से जान चुके थे कि एक रात में क्या क्या हो सकता है। सुबह 10 बजे डॉक्टर सीवार्ड हिलिंघम पैलेस पहुंचे। वहां सन्नाटा छाया हुआ था। बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला तो डॉक्टर सीवार्ड घबरा गए। तभी वहां प्रोफेसर वेल हेल्सिंग बदहवास हालत में पहुंचे। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें प्रोफेसर का टेलीग्राम आज सुबह मिला। सारी खिड़की और दरवाजे अंदर से बंद थे। लूसी का कमरा दूसरी मंजिल में था। अंत में उन्होंने अपने बैग से सर्जरी का सामान निकाला और रसोई की खिड़की की सलाखें काटकर अंदर घुसे। अंदर का मंजर भयानक था। चारों नौकरानियां नशीली दवा के कारण बेसुध फर्श पर पड़ी थी। दोनों ने अफीम का गंध पहचान लिया। फिर वो भागते हुए लूसी के कमरे में पहुंचे।
वहाँ दो औरतें बिस्तर पर पड़ी थी। पहली मिसेस वेस्टनरा और दूसरी लूसी। मिसेस वेस्टनरा तो पहले ही मर चुकी थी और लूसी भी मरने के कगार पर थी। उसके गले में लहसुन की माला नहीं थी और गले का जख्म और भी बड़ा और भयानक दिख रहा था। प्रोफेसर ने हार नहीं मानी। उन्होंने लूसी को गर्म पानी के टब में रखा ताकि उसका शरीर गर्म हो सके। धीरे धीरे उसकी धड़कन सामान्य हुई। प्रोफेसर किसी से कह नहीं रहे थे, पर उन्हें डर था कि अगर लूसी मर गई तो वह वैम्पायर दुनिया का हिस्सा बन जाएगी। लूसी के शरीर को फिर से खून की ज़रूरत थी। कल की घटना के बाद से डॉक्टर सीवर्ट खून देने के हालत में नहीं थे। वहीं प्रोफेसर हेल्सिंग एक 55 साल के बूढ़े आदमी थे। लूसी को जवान खून की ज़रूरत थी, पर अभी और कोई चारा नहीं था, इसलिए प्रोफेसर अपनी स्लीव्स ऊपर करने लगे। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। डॉक्टर सीवर्ट ने दौड़कर दरवाज़ा खोला तो वहाँ उनके पुराने दोस्त क्विंसी मॉरिस खड़े थे। मिस्टर क्विंसी मॉरिस सीवर्ट, आर्थर और लूसी के पुराने दोस्त थे। उन्होंने भी एक बार डॉक्टर सीवर्ट की तरह लूसी को शादी का प्रस्ताव दिया था, पर जब लूसी ने आर्थर को चुना तो उन्होंने खुशी खुशी मान लिया। वह एक खुश मिजाज, साहसी और अमीर युवक थे जो मूल रूप से अमेरिकी थे। उनको टेक्सन काउबॉय बोला जाता था। जंगली शिकार और ख़तरनाक यात्राएं करना उनका शौक था। खैर, आज वह यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि लूसी के मंगेतर आर्थर ने उन्हें भेजा था। आर्थर बहुत परेशान थे कि उन्हें 3 दिन से डॉक्टर सीवर्ट का कोई टेलीग्राम नहीं आया था। वह लूसी के लिए चिंतित थे, पर अपने पिता के खराब तबीयत के कारण वह उन्हें छोड़कर नहीं आ पा रहे। इसलिए आर्थर ने अपने दोस्त क्विंसी मॉरिस को लूसी का खबर लाने के लिए भेजा। प्रोफेसर वैन हेल्सिंग ने बिना समय गंवाए मॉरिस को समझाया कि लूसी की तबीयत बहुत खराब है और उसे खून की ज़रूरत है। मॉरिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए बिना हिचके अपना खून लूसी को दान दे दिया। वह अभी भी लूसी से प्रेम करते थे और उसकी भलाई चाहते थे, पर हाँ, क्योंकि वह दोस्त की होने वाली पत्नी थी, उन्होंने अपना मर्यादा हमेशा बनाए रखा। आज खून देकर वह भी शायद लूसी के जीवन का हिस्सा बन गए। उन्हें इसी बात का संतोष था। ऑपरेशन के बाद मॉरिस वाइन पीकर आराम करने लगे। प्रोफेसर को लूसी के नाइट ड्रेस के जेब से एक कागज़ का टुकड़ा मिला, जिसमें लूसी ने कांपती हाथों से कल रात की घटना के बारे में लिखा था, बेहोश होने से पहले। जब डॉक्टर सीवर्ट ने वह पढ़ा तो वह स्तब्ध होकर प्रोफेसर को देखने लगे और कुछ देर बाद उनसे पूछा, ओह गॉड, इन सब का क्या मतलब है? क्या वह पागल हो चुकी है या फिर कुछ ऐसा है जिससे हमें डरना चाहिए? प्रोफेसर, कृपया करके मुझे बताइए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्रोफेसर ने वो कागज़ वापस ले लिया और कहा, फ़िलहाल के लिए तुम इसे भूल जाओ। सही समय आने पर तुम सब जान जाओगे। सबने जल्दी जल्दी मिसेस वेस्टनरा का डेथ सर्टिफिकेट बनवा दिया और उसमें मौत का कारण था हार्ट फेलियर, ताकि इस मामले में पुलिस ना पड़े। मामला जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए उतना ही अच्छा है, वरना लूसी की तबीयत पर और बुरा असर पड़ेगा। क्विंसी मॉरिस ने मिस्टर आर्थर को टेलीग्राम भेज दिया कि लूसी की मां का निधन हो चुका है और लूसी की तबीयत पहले ज़्यादा ख़राब थी, अब सुधार हो रहा है। लूसी के लेटर बॉक्स में एक खत पड़ा था जो किसी ने नहीं खोला था। यह पत्र मीना का था। मेरी प्रिय लूसी, ऐसा लगता है तुमसे बात किए हुए एक अरसा बीत गया है। माफ़ करना, कुछ दिन से व्यस्त हो गई थी। खैर, मुझे मेरे पति सुरक्षित वापस मिल गए हैं। जब हम एक्सेटर पहुँचे तो वहाँ हमारे लिए एक बग्घी इंतज़ार कर रही थी और उसमें जॉनथन के फर्म के मालिक मिस्टर हॉकिंस थे। वे हमें अपने घर ले गए, जहाँ हमारे लिए बहुत ही अच्छे और आरामदायक कमरे तैयार थे। भोजन के बाद उन्होंने कहा कि वह हमारे अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और वह चाहते हैं कि हम अपना घर उनके पैलेस में बसाएं। उनका कोई बच्चा या वारिस नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने वसीयत में सब कुछ हमारे नाम कर दिया है। लूसी, मिस्टर हॉकिंस मुझे और जॉनथन को बचपन से जानते हैं, हमेशा ही एक पिता की तरह खड़े रहे हैं।
पर वह हमसे इतना प्यार करते हैं यह मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। मेरे आंखों में आंसू आ गए। तो अब हम इस सुंदर पैलेस में बस गए हैं। यहाँ से मुझे गिरजाघर दिखता है और बड़े बड़े पेड़ दिखाई देते हैं। मैं दिन भर चिड़ियों की चहचहाहट सुनती हूँ। जॉनथन और मिस्टर हॉकिंस दिन भर व्यस्त रहते हैं। जॉनथन अब मिस्टर हॉकिंस के पार्टनर बन चुके हैं। खैर, मेरी बात बहुत हो गई। लूसी, तुम कैसी हो? तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? मेरी इच्छा है कि मैं 1-2 दिन के लिए आकर तुमसे मिलूं, पर अभी मेरे कंधे पे जिम्मेदारी है। जॉनथन अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। रात को कभी कभी वे सोते हुए अचानक चौंक कर उठ जाते हैं और थर थर काँपते हैं जब तक मैं उन्हें समझा बुझाकर शांत न कर दूं। हालांकि भगवान का शुक्र है कि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं ऐसी घटनाएं कम होती जा रही है और मुझे विश्वास है कि समय के साथ यह खत्म हो जाएगा। लूसी, तुम मुझे सब कुछ बताओ कि तुम्हारी शादी कब और कहाँ है। संस्कार कौन संपन्न कराएगा? क्या पहनोगी? सारी चीज़ें मुझे लिखना। उम्मीद करती हूँ कि हम जल्द मिलेंगे और खूब बातें करेंगे। तुम्हारी मीना। हिलिंघम पैलेस। क्विंसी मॉरिस ने डॉक्टर सीवर्ट से कहा, देखो सीवर्ट, मैं ऐसी जगह दखल नहीं देना चाहता जहाँ मेरा हक ना हो, पर यह कोई साधारण मामला नहीं है। तुम्हें पता है कि मुझे लूसी की फ़िक्र है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि लूसी को आज से पहले भी खून चढ़ाया गया है। क्या यह सच है? सीवार्ड ने हाँ में जवाब दिया। फिर मॉरिस ने आगे कहा, मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि आर्थर भी इसमें शामिल था, क्योंकि 4 दिन पहले जब मैं उससे मिला तो वो बहुत ही कमज़ोर दिख रहा था। कई साल पहले मेरे पास एक घोड़ी थी। एक रात उसके शरीर का सारा खून ख़त्म हो गया। एक बड़ा चमगादड़, जिसे वैम्पायर बैट भी कहते हैं, रात को उससे चिपक गया था। उसकी नसें खुली रह गई थी। उस घोड़ी के अंदर इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वो खड़ी हो सके। अंत में मुझे उसे गोली मारनी पड़ी थी। आज लूसी को देखकर मुझे उस घटना की याद आ गई। यह सुन डॉक्टर सीवार्ड के मन में कई सवाल उठने लगे। क्या प्रोफेसर भी उससे ऐसे ही किसी जीव की बात छुपा रहे हैं? क्विंसी मॉरिस ने वादा किया कि वह लूसी को बचाने में पूरी मदद करेगा। लूसी को अभी तक होश आ जाना चाहिए था। कई घंटे बीत गए थे। प्रोफेसर वेल हेंसिंग के चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। लूसी ने दोपहर में आंखें खोली। उसने सबसे पहले अपना जेब टटोला और उस कागज़ को ढूंढा। प्रोफेसर ने उसके जेब में वह कागज़ वापस रख दिया था। उसने चारों ओर देखा और उसे सब याद आ गया। माँ। लूसी को याद आ गया था कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। सबने उसे दिलासा देने की कोशिश की, पर वह अंदर से टूट चुकी थी। काफ़ी देर चुपचाप और कमज़ोरी के साथ रोती रही। शाम को वह रोते रोते सो गई। यहाँ एक बहुत अजीब बात हुई। नींद में ही उसने अपने जेब से कागज़ निकाला और उसके 2 टुकड़े कर दिए। प्रोफेसर वैन हेल्सिंग ने आगे बढ़कर वह टुकड़े उसके हाथ से ले लिए। उसके बावजूद वह कागज़ फाड़ने का नाटक करती रही, मानो उसके हाथ में वह कागज़ अब भी मौजूद हो। अंत में उसने हाथ उठाए और उन्हें ऐसे खोल दिया जैसे वो उन कागज़ के टुकड़ों को बिखेर रही है। प्रोफेसर हैरान हो गए। उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई, जैसे वो किसी गहरे विचार में हो, लेकिन कुछ कहे नहीं। 19 सितंबर। लूसी पिछली रात रुक रुक के सोती रही। वह हमेशा सोने से डर रही थी और जब भी वह सो के उठती तो पहले से और भी कमज़ोर लगती। प्रोफेसर और डॉक्टर सीवर्ट बारी बारी से पहरा देते। क्विंसी मॉरिस सारी रात घर के चारों ओर गश्त लगाते रहे और जब दिन निकला तो उसकी रोशनी में लूसी की घटती ताकत के विनाशकारी निशान साफ दिखाई देने लगे। वह अपना सर भी नहीं हिला पा रही थी। थोड़ा बहुत पोषण जो वह ले रही थी उसका उसके शरीर पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। प्रोफेसर हेल्सिंग और डॉक्टर सीवर्ट ने एक अजीब बात देखी। लूसी के सोने और जागने की अवस्था में एक भारी अंतर था। सोते समय वह अधिक शक्तिशाली दिखती थी। चेहरा डरावना, सांसें धीमी हो जाती थी
उसके खुले हुए मुंह में दिखता था कि मसूड़े पीछे हट रहे हैं और दांत लंबे और नुकीले हो रहे हैं। हालांकि जब वो जागती तब वो कमज़ोर और कोमल दिखती। आर्थर कहाँ है? आर्थर? वह अपने मंगेतर को याद कर रही थी, इसलिए उसे टेलीग्राम भेजा गया। क्विंसी मॉरिस आर्थर को स्टेशन से लेने के लिए निकल गए। जब आर्थर घर पहुंचा तो करीब शाम के 6 बज रहे थे। खिड़की से आती लाल रोशनी ने लूसी के पीले गालों में थोड़ा लालिमा भर दिया था। लूसी? लूसी की हालत देखकर आर्थर भावनाओं से भर गया। उसका गला रूंध गया। सब शांत हो गए। आर्थर के आने से पहले लूसी बेजान सी बिस्तर पर पड़ी थी। हालांकि आर्थर की मौजूदगी ने एक दवा का काम किया। उसकी स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ। वह थोड़ा हंस के बात करने लगी। आर्थर ने भी खुद को संभाला और जितना हो सके खुशी से बात की। ऐसा लग रहा था जैसे चिराग बुझने से पहले तेज़ हो गया हो। लूसी अंतिम सांसें गिन रही थी। 20 सितंबर, सब पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आज टेलीग्राम आया कि आर्थर के पिता अब नहीं रहे। लूसी के कमरे की बंद खिड़की पर आज फिर एक विशाल चमगादड़ अपने पंख मार रहा था। लूसी नींद में थी। उसने खुद ही अपने लहसुन की माला तोड़कर फेंक दी। लूसी के गले का जख्म अपने आप भर गया था। कोई निशान नहीं बचा था। प्रोफेसर वैन हेल्सिंग ने आर्थर को बुलाया और कहा, लूसी मर रही है, उसे एक आखिरी बार देख लो। आर्थर गीली आंखों को पोंछते हुए लूसी के करीब जाने लगा। तभी लूसी ने आंखें खोली। उसके चेहरे की मासूमियत गायब थी। उसने कामुकता भरी नज़रों से आर्थर को देखा और बोली, आर्थर माय लव, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम आए। आओ, मुझे अपनी बाहों में भर लो। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे वह आर्थर को चूमना चाहती है। आर्थर उसे किस करने के लिए झुका ही था कि प्रोफेसर वैन हेल्सिंग ने आर्थर को पीछे खींचा। नहीं, ऐसा मत करना, ना अपनी आत्मा के लिए ना उसकी। तभी लूसी के चेहरे पे एक गुस्से की छाया दिखी। उसके नुकीले दांत आपस में भिज गए। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में मासूमियत वापस आ गई। उसने प्रोफेसर वैन हेल्सिंग का हाथ पकड़ा और बोली, मेरे सच्चे दोस्त, मेरे आर्थर की रक्षा करना और मुझे शांति देना। प्रोफेसर की आंखें गीली थी। उन्होंने आर्थर को सिर्फ लूसी का माथा चूमने की अनुमति दी और उसके तुरंत बाद लूसी की सांसें रुक गई। लूसी! मृत्यु ने लूसी की सुंदरता को बढ़ा दिया था। उसका चेहरा गुलाबी दिख रहा था। होंठों से वह जानलेवा पीलापन गायब था। डॉक्टर सीबर्ट ने कहा, जब वह सोती थी तब मरी हुई लगती थी, और आज जब मर चुकी है तो ऐसा लग रहा है सो रही है। आखिरकार लूसी को शांति मिल ही गई। प्रोफेसर हेल्सिंग ने गंभीरता से कहा, यह अंत नहीं है, यह तो बस शुरुआत है। आर्थर के लिए यह दुख असहनीय था, क्योंकि उसने बहुत कम समय में उन दोनों को खो दिया था जिन्हें वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था। एक उसकी होने वाली पत्नी थी और दूसरे उसके पिता। आर्थर एक ऐसा आदमी था जो हमेशा शांत और संयमित रहता था, पर इस दुख के सामने वह हारा हुआ महसूस कर रहा था। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। पिता के जाने के बाद उसे लॉर्ड गोडाल्बिन की उपाधि मिल गई थी, पर उसके लिए इसका कोई महत्व नहीं था। आर्थर को कुछ घंटों के लिए अपने कंट्री हाउस जाना पड़ा, अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए। इसके बाद वह वापस आकर लूसी को भी दफनाएगा। इसी समय प्रोफेसर वैन हेल्सिंग ने डॉक्टर सीवर्ट से गुप्त रूप में कहा, देखो सीवर्ट, कल लूसी को दफनाने के बाद हम कॉफिन का ढक्कन खोलेंगे और पोस्टमार्टम के चाकू से उसका सर धड़ से अलग कर देंगे और उसका दिल शरीर से निकाल देंगे। डॉक्टर सीवर्ट ये सुनते ही भड़क गए। प्रोफेसर, ये आप क्या कह रहे हैं? एक लड़की मर चुकी है, उसको चैन से आगे की यात्रा भी नहीं करने देंगे। सीवर्ट, आपने सोचा कि मैंने आर्थर को क्यों रोका था लूसी को किस करने से, वो भी आखिरी किस? लूसी के होंठ अब शैतान के हो चुके हैं। यह कहकर प्रोफेसर ने लूसी के होंठ पर एक सोने का क्रॉस रख दिया
और कॉफिन के चारों ओर लहसुन रख दिया। पर रात को किसी महिला ने उस सोने के क्रॉस को चुरा लिया। प्रोफेसर का प्लान फेल हो गया। वह जो रोकना चाहते थे वो शायद नहीं रोक पाए। दोपहर को वेस्टनरा परिवार के वकील आए। उन्होंने बताया कि लूसी की मां ने अपनी सारी संपत्ति उनके होने वाले दामाद आर्थर होमवुड के नाम कर दी थी। जब सब उस कमरे में गए जहां लूसी के पार्थिव शरीर को सजा के रखा गया था, आर्थर कांपने लगा। उसकी आंखें खुली रह गई। लूसी की सुंदरता अतुलनीय थी। वो मृत नहीं लग रही थी। आर्थर ने सीवर्ट का हाथ पकड़ते हुए कहा, सीवर्ट, क्या वो सच में मर गई है? डॉक्टर सीवर्ट ने समझाया कि अक्सर लंबी बीमारियों के बाद मृत्यु के समय चेहरा कोमल और सुंदर हो जाता है। प्रोफेसर ने भी फुसफुसाते हुए कहा कि उन्हें एक पल के लिए शक हुआ था कि वो जीवित तो नहीं है। आर्थर ने रोते हुए लूसी का हाथ चूमा और उसे अंतिम विदाई दी। प्रोफेसर वैन हेल्सिंग को लॉ की जानकारी थी, इसलिए रात को आर्थर ने प्रोफेसर पर पूरा भरोसा जताते हुए लूसी के कागजात और पत्र आदि पढ़ने की अनुमति दे दी। प्रोफेसर को लूसी के लेटर बॉक्स में मीना के 2 पत्र मिले। पहले पत्र में तो यह बताया गया था कि अब मीना और जॉनथन मिस्टर हॉकिंस के साथ रहते हैं और उनके जायदाद के वारिस हैं आदि। और दूसरे पत्र में ये बताया गया कि मिस्टर हॉकिंस का अचानक निधन हो गया है, जिस कारण मीना और जॉनथन बहुत दुखी है। पूरे लॉ फर्म की जिम्मेदारी अब जॉनथन पर आ गई है। दुख और जिम्मेदारी की भावना ने जॉनथन के पुराने सदमे को हरा कर दिया है। मिस्टर हॉकिंस की आखिरी इच्छा यह थी कि उनके शरीर को उनके पिता के कब्र के बगल में दफनाया जाए, जो कि लंदन में है। इसीलिए मीना और जॉनथन लंदन आने वाले हैं। मीना ने यह भी लिखा कि अगर उसे समय मिला तो वो लूसी से आके मिलेगी। उसे क्या पता था कि अब लूसी इस दुनिया में नहीं है। 22 सितंबर। मीना और जॉनथन मिस्टर हॉकिंस को दफनाकर वापस लौट रहे हैं। अंतिम संस्कार की सेवा बहुत ही सरल और गंभीर थी। वह दोनों बहुत दुखी थे और थोड़ा मन हल्का करने के लिए हाइड पार्क गए थे। जॉनथन मीना का हाथ पकड़ के चल रहा था। मीना को थोड़ी शर्म आ रही थी, पर उसने सोचा अब वो और जॉनथन पति पत्नी हैं और उन्हें यहाँ कोई जानता भी नहीं है। तभी अचानक जॉनथन ने मीना का हाथ इतना कस के पकड़ लिया कि उसे दर्द हुआ। जॉनथन ने दबी आवाज में कहा, हे भगवान। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। मीना ने मुड़कर देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पार्क में थोड़ी दूर खड़ी थी, पर जॉनथन उसे नहीं देख रहा था। वो देख रहा था उस लड़की के पीछे खड़े एक लंबे दुबले पतले आदमी को, जिसकी नाक बांस जैसी थी। वह आदमी भी उस सुंदर लड़की को देख रहा था, पर उसकी नज़रें क्रूर और काम वासना से भरी थी। मीना समझ गई कि जॉनथन किसे देख रहा है। वह डर गई कि जॉनथन को फिर से दौड़ा तो नहीं पड़ गया। जॉनथन बोला, क्या तुम देख रही हो कि यह कौन है? मीना ने जवाब दिया, प्रिया, मैं उसे नहीं जानती हूँ। जॉनथन ने कहा, यह वही आदमी है, वही आदमी। जॉनथन ये सब बता ही रहा था कि वह लंबा आदमी उस खूबसूरत महिला का पीछा करते हुए दूर चला गया। मीना, मुझे विश्वास है कि यह वही काउंट ड्रैकुला है, पर वह अभी और जवान हो चुका है। हे भगवान, वो आखिरकार लंदन आ गया है। मीना और जॉनथन एक छायादार जगह जाकर बैठ गए। जॉनथन मीना के कंधे पर सर रख के सो रहा था। थोड़ी देर बाद जब वह उठा तो वह सब कुछ भूल चुका था। मीना ने मन ही मन निश्चित किया कि जॉनथन को ठीक करने के लिए उसे वह डायरी पढ़नी ही पड़ेगी जो उसने ट्रांसिल्वेनिया में लिखी थी। और ऐसे वह लूसी के घर बिना गए ही लंदन से वापस डेक्स्टर आ गई। जब घर पहुंची तो पता चला लंदन से एक टेलीग्राम आया है उसके लिए। उसमें लिखा था, मिसेस मीना, आपको यह जानकर दुख होगा कि मिसेस वेस्टनरा की 5 दिन पहले मृत्यु हो गई और लूसी की परसों मृत्यु हो गई। उन दोनों को ही आज दफना दिया गया। प्रोफेसर वैन हेल्सिंग। ओह,
इन चंद शब्दों में कितना दुख छिपा है। लूसी चली गई, हमेशा के लिए चली गई, और बेचारा आर्थर, अपने जीवन की सारी मिठास उसने खो दी। भगवान हम सबको अपनी मुसीबतें सहने की शक्ति दे। 25 सितंबर 1893 द वेस्टमिंस्टर गैजेट में एक सनसनी खबर आई है। पिछले 2-3 दिनों में छोटे छोटे बच्चों के घर से भटकने या खेलने के बाद वापस न आने की कई घटनाएं सामने आई है। वह सारे बच्चे कई घंटों बाद या अगले दिन सुबह अपने घर से बहुत दूर किसी झाड़ी में बेहोश मिले। इन सभी मामलों में बच्चे इतने छोटे थे कि वे कोई स्पष्ट विवरण देने में असमर्थ थे। हालांकि सबका यह कहना था कि एक बहुत ही सुंदर लड़की उन्हें लुभाकर अपने साथ लेकर गई थी। आखिर कौन है यह सुंदर लड़की? एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बच्चे रात को गायब हुए थे उनके गले में हल्का सा चीरा लगा हुआ मिला है। हो सकता है किसी चूहे या किसी छोटे कुत्ते द्वारा काटा गया हो, पर सारे बच्चों का एक ही तरह से गायब होना और चोट लगना किसी गंभीर समस्या की ओर इशारा करता है। पुलिस विभाग को हैम्पस्टेड हीथ और उसके आसपास भटकने वाले बच्चों पर कड़ी नज़र रखने का निर्देश दिया गया है। उधर डेक्स्टर में मीना और जॉनथन धीरे धीरे अपने संसार में सामान्य होने की कोशिश कर रहे थे। जॉनथन अपने नए पद और जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा था और व्यस्त होने के कारण उसे दौड़े भी कम आ रहे थे। मीना को रह रह कर लूसी की याद आती थी, कैसे वो कभी बीमार होती और कभी बिल्कुल ठीक हो जाती। उसने तय किया कि वो अपने पति को पूरा ठीक करने के लिए उसकी बीमारी के जड़ तक जाएगी। आखिर ट्रांसिल्वेनिया में क्या हुआ था? उसने जॉनथन की डायरी पढ़ी। डायरी में लिखे भयानक विवरण ने उसे परेशान कर दिया। जॉनथन को बहुत मानसिक कष्ट हुआ होगा, चाहे ये बात सच हो या कल्पना। क्या जॉनथन ने ये बातें तब लिखी होगी जब उसे दिमागी बुखार था? ऐसे कई सवाल मीना के मन में घूम रहे थे, लेकिन वो जॉनथन से खुलकर ये सब पूछने में डर रही थी, कहीं उसका दौड़ा फिर से वापस ना आ जाए। और अगर ये सारी बातें सच है तो वो भयानक ड्रैकुला अभी लंदन में आ गया है। इसी बीच मीना को सेविका ने एक पत्र ला कर दिया। यह पत्र डॉक्टर वैन हेल्सिंग की तरफ से था। उन्होंने बताया कि मिस्टर आर्थर होमवुड ने उन्हें मीना और उसके परिवार के कागजात संभालने की जिम्मेदारी दी है। उन्हें वह पत्र मिले हैं जो मीना ने लूसी के लिए लिखे थे। वह गुप्त रूप से मीना से मिलना चाहते हैं, सबकी भलाई के लिए। मीना ने प्रोफेसर वैन हेल्सिंग से मिलने के लिए हामी भर दी। प्रोफेसर जब मीना से मिले तो उन्होंने बताया कि लूसी की मृत्यु किसी बीमारी से ज़्यादा बड़े कारण हुई है। मीना की आंखों में आंसू आ गए। उसने जॉनथन के बारे में सब कुछ प्रोफेसर को बताया और जॉनथन की डायरी उन्हें दे दी। उसे विश्वास था कि प्रोफेसर उसकी मदद कर सकते हैं। प्रोफेसर वह डायरी लेकर लंदन चले गए और जल्द ही मीना को प्रोफेसर का एक और पत्र मिला। उन्होंने बताया कि जॉनथन ने जो भी इस डायरी में लिखा है वो जितना भी अजीब और भयानक है उतना ही सच है। उन्होंने यह भी कहा कि मीना जॉनथन को बीमार या कमज़ोर न समझे, क्योंकि जो जॉनथन ने किया है वह किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। जो व्यक्ति एक ऊंचे दीवार से लटककर दूसरे कमरे तक जा सकता है, इतना भयानक दृश्य देखने के बाद फिर स्थिरता से अपने कमरे तक आ सकता है, वो बहुत ही शांत मस्तिष्क का व्यक्ति है। कोई भी सदमा उसे स्थायी क्षति नहीं पहुंचा सकती। काउंट ड्रैकुला ने कल्पना नहीं किया होगा कि जॉनथन 3 पिशाचिनों के मायाजाल से बचकर दीवार के सहारे महल से बाहर आएगा और भेड़ियों से बचकर शहर तक पहुंच जाएगा। जॉनथन का आज यहाँ जिंदा होना एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। प्रोफेसर ने बताया कि इस डायरी के कारण उन्हें बहुत कुछ पता चला और बहुत सारे सवाल भी पैदा हुए हैं, और वो बहुत जल्द ही जॉनथन से मिलना चाहते हैं। जॉनथन जब रात को घर पहुँचे तब मीना ने उन्हें सब कुछ बताया और वह पत्र भी दिखाया जो प्रोफेसर वैन हेल्सिंग ने लिखा था उसके बारे में। वो पत्र पढ़ते ही जॉनथन के मन में नया आत्मविश्वास जागा। उसका जो अपने अनुभवों के प्रति अविश्वास था, प्रोफेसर द्वारा दिए गए सच के मोहर ने उसे नया जीवन दे दिया। उसके अंदर का डर खत्म हो गया। उसे समझ आ गया कि कुछ भी वहम नहीं है
सब कुछ सच है और ड्रैकुला सच में लंदन आ चुका है। अगले दिन प्रोफेसर से मिलकर जॉनथन ने सारी बातें और विस्तार से बताई। हार्कर दंपति से मिलकर जब प्रोफेसर लंदन वापस लौट रहे थे तब ट्रेन में उन्होंने अखबार पढ़ना शुरू किया और जब उन्होंने बच्चों के गायब होने वाला खबर पढ़ा तो उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। 26 सितंबर, मेंटल हॉस्पिटल। डॉक्टर सीवर्ट अपने अध्ययन में बैठे हैं। उनका मरीज़ रेनफील्ड फिर से अपने पुराने स्वरूप में आ गया है, वही कीड़े मकोड़े इकट्ठे करना। डॉक्टर सीवर्ट के लिए यह अब आम बात थी। उन्हें लॉर्ड आर्थर का पत्र मिला। वह अभी पहले से बेहतर है और उसके साथ क्विंसी मॉरिस भी है। क्विंसी एक जिंदा दिल इंसान है। उनका साथ आर्थर के लिए अच्छा रहेगा। शाम को प्रोफेसर वैन हेल्सिंग आए और उन्होंने वेस्टमिंस्टर गैजेट अखबार का एक पन्ना खोलकर डॉक्टर सीवर्ट को थमाया। समाचार में बच्चों को बहलाने फुसलाने की बात थी। सबसे गौर करने की बात यह थी कि बच्चों के गर्दन पर 2 छोटे छेद थे। यह पढ़कर डॉक्टर सीवर्ट का माथा ठनका। वह सोचे जिसने बेचारी लूसी को मारा वह इन बच्चों को भी मारने का कोशिश कर रहा है। प्रोफेसर ने गंभीरता से कहा, सीवर्ट, मेरा मानना है ये हमले लूसी ने किए हैं। यह सुन डॉक्टर सीवर्ट गुस्से में भर गए। लूसी का अपमान उन्हें सहन नहीं हुआ। प्रोफेसर, आप पागल हो गए हैं। काश मैं पागल होता डॉक्टर, काश मैं पागल होता। प्रोफेसर हेल्सिंग डॉक्टर सीवर्ट को लेकर अस्पताल गए जहां एक पीड़ित बच्चा भर्ती था। हूबहू वैसे ही निशान गर्दन पर थे जैसे लूसी के थे। और जब रात हुई तो प्रोफेसर के आग्रह पर दोनों उस कब्रिस्तान में गए जहां लूसी को दफनाया गया था। मशक्कत करके जब उन्होंने लूसी का ताबूत खोला वह खाली था। सीवर्ट, मेरी बात मानो, वह बच्चों का शिकार करने गई है। मैं नहीं मानता प्रोफेसर, कहीं किसी ने उसका लाश चुरा तो नहीं लिया। तब तक प्रोफेसर ने सीवर्ट को एक तरफ इशारा करते हुए कहा, वह देखो। रात के सन्नाटे में एक औरत की आकृति पेड़ों के बीच चल रही थी। उसके हाथ में एक बच्चा था। दोनों ने जब पीछा किया तो वह औरत तेजी से गायब हो गई। बच्चा रो रहा था पर उसके गले पर कोई निशान नहीं था। डॉक्टर और प्रोफेसर ने बच्चे को सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया ताकि पुलिस उसे ढूंढ ले। 27 सितंबर, दोपहर का समय। आज फिर प्रोफेसर और डॉक्टर सीवर्ट कब्रिस्तान में गए, पर आज जब ताबूत खोला तो लूसी वहाँ लेटी थी। वह पहले से कई ज़्यादा खूबसूरत और जीवंत लग रही थी। उसके होंठ सुर्ख लाल थे और गालों पर गुलाबी चमक थी। प्रोफेसर ने उसके होंठों को पीछे हटाकर दिखाया तो उसके दांत पहले से कई ज़्यादा नुकीले और तेज़ हो गए थे। प्रोफेसर बोले, डॉक्टर सीवर्ट, अब समय आ गया है आपको सच बताने का। कई महीनों पहले जब लूसी नींद में चलते हुए विटबी होटल से बाहर चली गई थी, उसे एक वैम्पायर ने काटा था। शायद वह तभी उसे अपने जैसा वैम्पायर बनाना चाहता था, पर मीना की मौजूदगी ने उसे ऐसा करने नहीं दिया और उसके बाद हम दोनों ने उसका काम और मुश्किल कर दिया था। उसके बावजूद उस धूर्त पिशाच ने समय समय पर लूसी पर हमला किया और उसे कमज़ोर कर दिया। लूसी के खून में उस वैम्पायर का असर आ गया था। जब वह जिंदा थी तब भी मैंने उसके शरीर में कुछ बदलाव महसूस किए थे, और जब अभी उसका इंसानी शरीर मर चुका है तो वह पूरी तरह वैम्पायर बन चुकी है। यह वह मासूम लूसी नहीं है जिसे हम जानते थे। यह लूसी किसी और के काबू में है। अब लूसी अनडेड है, एक वैम्पायर। हमें उसे मारना होगा। हमें उसका सर धड़ से अलग करना पड़ेगा, फिर उसके मुंह में लहसुन और उसके सीने में खूंटा गाड़ना पड़ेगा। यह सब सुन डॉक्टर सीवर्ट कांप गए। जिस औरत से उन्होंने इतना प्यार किया उसके शरीर के साथ ऐसा बर्ताव होगा। प्रोफेसर ने आगे कहा, पर इस काम में सिर्फ हम दोनों शामिल नहीं होंगे। इसका गवाह उसके मंगेतर आर्थर को भी बनना पड़ेगा। उसे जानना चाहिए मैंने क्यों उसे लूसी को एक आखिरी बार किस करने से रोका था। यह जानना उसका अधिकार है। प्रोफेसर ने पत्र लिखकर आर्थर को बुला लिया। हालांकि यह नहीं बताया
कि क्या कारण है। उनके साथ क्विंसी मॉरिस भी थे। प्रोफेसर जानते थे अगर वह आर्थर और मॉरिस को अभी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे जो उन्होंने सीवर्ट को बताई है तो उनकी प्रतिक्रिया अनुकूल नहीं होगी। प्रोफेसर ने उन दोनों से दरख्वास्त किया कि आज रात वो उस कब्रिस्तान में चले जहां लूसी को दफनाया गया है। आर्थर और क्विंसी शक से भर गए। जेंटलमैन, आपको चलना होगा लूसी के खातिर, वह पूरी तरह मरी नहीं है। आर्थर चीखे, क्या मतलब? लूसी को जिंदा दफना दिया गया? नहीं मिस्टर आर्थर, वह जिंदा भी नहीं है, ना ही वो मृत है। आज हमें उसे मुक्त करना होगा। प्रोफेसर ने आगे खुद को संभालते हुए कहा, हमें उसका सर धड़ से अलग करना होगा। आर्थर के चेहरे पर क्रोध और लाचारी दोनों एक साथ दिखी। प्रोफेसर, आप ये क्या कह रहे हैं? वैन हेल्सिंग ने आर्थर के कंधे पे हाथ रखा। आप मेरे साथ चलिए। रात के 11:15 कब्रिस्तान। लॉर्ड आर्थर, मिस्टर मॉरिस, डॉक्टर सीवर्ट और प्रोफेसर वैन हेल्सिंग कब्रिस्तान की नीची दीवार फांदकर अंदर पहुंचे। आसमान में भारी बादलों के बीच चांद की रोशनी रह रह कर चमक रही थी। पहले की तरह आज फिर उन्होंने लूसी का कब्र खोला। आर्थर और मॉरिस पहले थोड़ा पीछे हट गए, फिर कॉफिन में झांके। क्विंसी मॉरिस ने गुस्से में कहा, प्रोफेसर, यह आपकी करतूत है। कहाँ है लूसी? मैं कसम खाता हूँ मैंने कुछ नहीं किया है, इसीलिए मैं आपको यहाँ लाया हूँ। बाहर चलिए और छिप कर देखिए, आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो आप विश्वास नहीं कर सकते। कुछ समय तक सन्नाटा छाया रहा और फिर सफ़ेद कपड़ों में एक महिला की आकृति पेड़ों के बीच से आती दिखी। यह वही सफ़ेद गाउन था जो लूसी ने अपने शादी के लिए सिलवाया था। उसे इन्हीं कपड़ों में दफनाया गया था। उसने अपने छाती में एक बच्चे को चिपका रखा था। चांद की रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था। लूसी वेस्टनरा। पर यह पहली वाली लूसी नहीं थी। उसकी मधुरता अब क्रूरता में बदल चुकी थी और उसकी पवित्रता कामुकता में। प्रोफेसर हेल्सिंग बाहर निकले और उसके पीछे बाकी तीनों। लालटेन की रोशनी में उन्होंने देखा कि लूसी के होंठ ताज़े खून से लाल थे और वह खून उसकी ठुड्डी से होते हुए उसके सफ़ेद गाउन को लाल कर रहा था। लूसी उन्हें देख किसी बिल्ली की तरह गुर्राई। उसने बच्चे को ज़मीन पर पटक दिया जैसे कुत्ता हड्डी फेंकता है। फिर वह आर्थर की ओर बाहें फैलाकर कामुक मुस्कान के साथ आगे बढ़ी और बोली, मेरे पास आओ आर्थर, मैं कब से तुम्हारे लिए तड़प रही हूँ। मेरे पति, मेरा प्यार, मेरे पास आओ। आर्थर मदहोशी में लूसी की तरफ बाहें फैलाकर जाने लगा। तभी प्रोफेसर वैन हेल्सिंग बीच में आए और लूसी को सोने का क्रॉस दिखाए। लूसी पीछे हट गई। उसके आंखें अंगारों की तरह जलने लगी। वह कॉफिन में वापस घुसने की कोशिश करने लगी, पर प्रोफेसर वैन हेल्सिंग ने पवित्र वेफर दरवाजे पर छिड़क दिया था और वह कॉफिन का दरवाज़ा छू नहीं पा रही थी। पर तभी उसने अपना आकार छोटा कर लिया और वह एक छोटे से गैप से अंदर घुस गई। प्रोफेसर ने लूसी को उसी के कॉफिन में कैद कर दिया। उन्होंने एक लकड़ी का खूंटा और हथौड़ा निकाला और बोले, आर्थर, यह खूंटा उसके दिल के पार उतारना होगा। यह एक भयानक परीक्षा है, लेकिन इसके बाद उसकी आत्मा स्वतंत्र हो जाएगी और वह ईश्वर का फरिश्ता बन जाएगी। तुम ही उसके सबसे अपने हो। क्या तुम उसकी रूह को भगवान के पास भेजोगे? उन्होंने कॉफिन खोला। लूसी शांत लेटी थी। हॉली वेफर के कारण वह अचेत पड़ी थी। आर्थर ने कांपते हाथों से खूंटा और हथौड़ा लिया। प्रोफेसर वैन हेल्सिंग ने प्रार्थना करना शुरू किया। लॉर्ड, वी इंटरेस्ट। आर्थर ने खूंटे की नोक लूसी के दिल पर रखी और पूरे ताकत के साथ प्रहार किया और तब तक करता रहा जब तक लूसी के लाल होंठ सफ़ेद नहीं हो गए, नोकीले दांत फिर से इंसानी नहीं बन गए, उसके दिल से सारा खून नहीं बह गया। लूसी अब हमेशा के लिए शांत हो गई। उसका चेहरा फिर से मासूम दिखने लगा, मधुर और पवित्र। आर्थर ने रोते हुए वैन हेल्सिंग का हाथ चूम लिया। भगवान आपका भला करे प्रोफेसर, आपने मेरी प्रियतमा की आत्मा को आज़ाद कर दिया। अब उन्होंने लूसी के सर को अलग किया और मुंह में लहसुन भर दिया। ताबूत को दोबारा सील कर दिया गया। बाहर निकलने पर हवा ताज़ी थी और सूरज चमक रहा था। प्रोफेसर ने अंत में कहा,
हमारे काम का एक हिस्सा पूरा हुआ। अब हमें उस असली अपराधी को ढूंढना है और ख़त्म करना है जिसने हमें इतना दुख दिया। काउंट ड्रैकुला। हमारे इस मकसद का हिस्सा और भी 2 लोग बनेंगे। इस बड़े काम को अंजाम देने के बाद जब प्रोफेसर और डॉक्टर अस्पताल वापस पहुंचे तो उन्हें एक टेलीग्राम मिला। मिसेस मीना लंदन आ रही है और उसके पति मिस्टर जॉनथन विडबी गए हैं। प्रोफेसर ये खबर पढ़कर उत्साहित हो गए। उनकी नज़रों में मीना एक बहुत ही समझदार और साहसी औरत है। उन्होंने डॉक्टर सीवार्ड से कहा कि उन्हें ज़रूरी काम से एम्स्टर्डम जाना पड़ रहा है, इसलिए डॉक्टर ही स्टेशन जाकर मीना को अस्पताल लेकर आए। ऐसा ही हुआ। डॉक्टर सीवार्ड ने अस्पताल में ही मिसेस मीना के लिए अच्छे कमरे का इंतजाम करवाया। प्रोफेसर ने जाते वक्त डॉक्टर सीवार्ड को कुछ कागज़ दिए थे। वह जॉनथन हार्कर और मिसेस मीना की डायरी के टाइप किए हुए कॉपी थे। ट्रांसिल्वेनिया में जॉनथन का अनुभव और विडबी में मीना का सफ़र उनके डायरी में अंकित थे। मीना जब डॉक्टर सीवार्ड के साथ मेंटल असाइलम में घुसी, उसने एक अनजाने डर का अनुभव किया। खुद को सुव्यवस्थित करने के बाद जब मीना डॉक्टर सीवार्ड के अध्ययन कक्ष पहुंची तो उसे लगा कि डॉक्टर किसी से बात कर रहे हैं, पर वह तो फोनोग्राफ में हमेशा की तरह अपने अनुभव रिकॉर्ड कर रहे थे। डॉक्टर ने बताया कि वह फोनोग्राफ में मरीजों के बारे में ज़रूरी बातें और अनुभव रिकॉर्ड करते हैं। मीना समझ गई कि इसमें लूसी के आखिरी दिनों की बातें भी होंगी। थोड़ा हिचकते हुए डॉक्टर सीवार्ड ने मीना को वह भयानक ऑडियो सुनाया जिसमें लूसी का अंत था। मीना ने उस फोनोग्राफ डायरी को टाइपराइटर से कॉपी कर लिया। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। डॉक्टर सीवार्ड ने भी जॉनथन और मीना की डायरी पढ़ ली। जॉनथन के ट्रांसिल्वेनिया और ड्रैकुला कासल के अनुभव अविश्वसनीय थे, पर प्रोफेसर ने पहले ही कहा था कि वह अपना सोच खुला रखे। डॉक्टर अंदर तक हिल गए। यदि उन्होंने अपने सामने लूसी का भयानक वैम्पायर रूप ना देखा होता तो यह हजम करना मुश्किल होता। 30 सितंबर। जॉनथन हार्कर सुबह 9 बजे मेंटल असाइलम आ गए। वह ऊर्जा से भरे हुए थे। वह और मीना दिन भर सबूतों को तारीखों के हिसाब से जोड़ने में लगे रहे और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ वे सीवार्ड के अध्ययन कक्ष पहुँचे। अगस्त महीने के तूफान में जो जहाज विडबी के तट पहुंचा था उसमें ही काउंट ड्रैकुला इंग्लैंड आया। उस जहाज के कैप्टन का ट्रैवल लॉग और जहाज के माल का विवरण इस बात की पुष्टि करते हैं। और पता करने पर यह खबर मिली कि वह 50 मिट्टी से भरा कॉफिन और कहीं नहीं, मेंटल असाइलम के बगल में जो कारफैक्स कैसल है वही रखी गई है। यह सुनते ही डॉक्टर सीवार्ड को वह दिन याद आ गया जब उन्होंने कुछ 50 बक्से घोड़े गाड़ी से अंदर जाते हुए देखे थे और उसके बाद ही मरीज रेनफील्ड ने कई बार हॉस्पिटल से भागकर इस कासल में जाने की कोशिश की थी। इसका मतलब है उसका मालिक कोई और नहीं, खुद काउंट ड्रैकुला है। दोस्तों, कारफैक्स कैसल वही प्रॉपर्टी है जिसे बेचने के लिए जॉनथन ट्रांसिल्वेनिया में काउंट ड्रैकुला के पास गया था। खैर, जॉनथन ने आगे बताया कि वह उन मजदूरों से भी मिला था जो वह कॉफिन नुमा बक्से लेकर कारफैक्स कैसल आए थे। उन्होंने बताया वह कैसल बहुत ही डरावना और धूल भरा था। आर्थर और क्विंसी मॉरिस भी मेंटल हॉस्पिटल आए। मीना से मिलकर उन्होंने लूसी को बहुत याद किया। उन्होंने भी जॉनथन और मीना की डायरी को पढ़ा जिससे वो अंदर तक हिल गए। मीना ने डॉक्टर सीवार्ड से अनुरोध किया कि वह उनके मरीज रेनफील्ड से मिलना चाहती है। डॉक्टर सीवार्ड के फोनोग्राफ में रेनफील्ड के बारे में सुना था। डॉक्टर ने हिचकते हुए हाँ कहा। पहले सीवार्ड खुद रेनफील्ड के कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि वह पागल फिर से पहले की तरह मधुमक्खियाँ और मकड़ियाँ इकट्ठे कर रहा है। जब उसे बताया गया कि एक लेडी उससे मिलना चाहती है तो वह जल्दी जल्दी अपने सारे कीड़े खा गया। शायद उसे डर था कि कोई उसकी संपत्ति छीन लेगा। मीना के सामने वह अत्यंत सज्जन इंसान की तरह बातें करने लगा। मैडम, क्या आप वही लड़की है जिससे डॉक्टर शादी करना चाहते थे? पर आप वह नहीं हो सकती, वो तो मर गई है। तब मीना ने उसे अपना परिचय दिया। उसने मीना से दर्शन शास्त्र और तर्कशास्त्र पर चर्चा की। जब मीना जाने लगी तो उसने कहा, अलविदा,
मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे तुम्हारा सुंदर चेहरा दोबारा कभी ना देखना पड़े। वह तुम्हें आशीर्वाद दे और सुरक्षित रखे। उधर प्रोफेसर वैन हेल्सिंग एम्स्टर्डम से वापस आ गए। उन्होंने डॉक्टर सीवर्ट से कहा कि भले मिसेस मीना एक साहसी औरत है, पर उन्हें इस भयानक मामले से दूर रखना होगा। यह काम जोखिम भरा है। उस राक्षस को ख़त्म करने का खतरा पुरुषों को उठाना चाहिए। मीना को सिर्फ कागज़ी काम सौंपा जाएगा। उस शाम सब डॉक्टर सीवर्ट के अध्ययन कक्ष में मिले। प्रोफेसर ने बड़े गंभीरता से कहा, मेरे मित्रों, अब समय आ गया है कि मैं आपको उस दुश्मन के बारे में बताऊं जिससे हमें लड़ना है। वैम्पायर वास्तव में होते हैं। यह पिशाच या वैम्पायर जो हमारे बीच में है, अकेला 20 पुरुषों जितना शक्तिशाली है। उसकी चालाकी सदियों पुरानी है और उसके पास मुर्दों से संपर्क करने की शक्ति है। वह मरे हुए लोगों की आत्माओं को आदेश दे सकता है। वह बहुत ही क्रूर जीव है। हालांकि उसे जीव कहना सही नहीं होगा। उसकी खुराक सिर्फ खून है। वह प्रकृति के तत्वों जैसे तूफान, कोहरा, वर्षा आदि को नियंत्रित कर सकता है। वह छोटे जीव जैसे चूहे, उल्लू, चमगादड़ और भेड़ियों को आदेश दे सकता है। वह आकार में बड़ा और छोटा हो सकता है और कभी गायब भी हो सकता है। अंधेरे में देखना उसके लिए आम बात है और वो दूर तक सुन सकता है। वह धूल या धुएं के रूप में कहीं भी जा सकता है। वह कुछ लोगों के दिमाग को नियंत्रित भी कर सकता है, जैसे कि रेनफील्ड। मेरा मानना है अपने अंतिम समय में लूसी भी कभी कभी उसके काबू में होती थी। यह चमत्कार है कि जॉनथन के साथ इतना समय रहकर भी उसे नियंत्रित नहीं कर पाया। जॉनथन ने अपने गले में पहने हुए क्रॉस को छुआ और मनी मन धन्यवाद कहा। यह क्रॉस ही उसकी ढाल थी। वैन हेल्सिंग ने चेतावनी दी, यह कार्य भयानक है। यदि हम असफल हुए तो हम मरेंगे नहीं, बल्कि हम भी उसकी तरह पिशाच बन जाएंगे, बिना आत्मा, बिना विवेक के, अपने ही प्रियजनों का शिकार करने वाले रात की घृणित वस्तुएं। स्वर्ग के द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। प्रोफेसर की बातों ने सबको डरा दिया। सबने हाथ जोड़कर संकल्प किया कि वह पीछे नहीं हटेंगे। अब प्रोफेसर ने कहा, जैसे उस पिशाच में बहुत सी ताकतें हैं, वैसे ही कुछ सीमाएं भी है। उसकी ताकत सिर्फ अंधेरे तक सीमित है। जैसे ही दिन होता है वह शक्तिहीन हो जाता है, एक बेजान लाश, और वह अपनी इच्छा से कहीं प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कोई व्यक्ति उसे आमंत्रित ना करे। इसलिए वह कमज़ोर मस्तिष्क के लोगों को नियंत्रित करता है कि वह खुद ड्रैकुला को अपने घर आने की अनुमति दे। उसे लहसुन से नफरत है। पवित्र क्रॉस के सामने वह बेबस हो जाता है। उसके ताबूत पर जंगली गुलाब रख दिया जाए तो वह हिल नहीं सकता है। अगर उसके दिल में लकड़ी का खूंटा गाड़ दिया जाए और सर धड़ से अलग कर दिया जाए तो उसका अंत हो जाएगा। ड्रैकुला सिर्फ ट्रांसिल्वेनिया की श्रापित मिट्टी पर ही आराम कर सकता है। अगर उस मिट्टी को हॉली वेफर से शुद्धिकरण कर दिया जाए तो वो मिट्टी उसके किसी काम की नहीं रहेगी। वो वहाँ आराम नहीं कर पाएगा। प्रोफेसर ने बताया कि उन्होंने इतिहासकारों के पास से जो भी तथ्य जुटाए हैं उससे पता चलता है कि यह वैम्पायर निश्चित रूप से वह सम्राट वॉयवोड ड्रैकुला है जिसने तुर्कों के खिलाफ बड़ी लड़ाई की थी और नदी के पार अपना नाम कमाया था। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सदियों से उसे ट्रांसिल्वेनिया के बेटों में सबसे चतुर, सबसे चालाक और सबसे बहादुर कहा जाता था। ड्रैकुला परिवार एक महान और कुलीन वंश था, पर काउंट ड्रैकुला एक ऐसा वंशज था जिसे हार और मौत से घृणा थी। ऐसा माना जाता है कि उसने अपने आप को अमर और अजेय बनाने के लिए शैतान से संबंध रखे थे। इसी बीच मिस्टर क्विंसी मॉरिस खिड़की की तरफ देखे और चुपचाप बाहर चले गए। अचानक बाहर से एक गोली चलने की आवाज़ आई। खिड़की का शीशा चकनाचूर हो गया। सब डर के मारे खड़े हो गए। क्विंसी ने वापस आकर माफ़ी मांगी और कहा, खिड़की पर एक बड़ा चमगादड़ बैठा था जिसे देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और गोली चला दी, पर वो उड़ के जंगल में गायब हो गया। प्रोफेसर हेल्सिंग ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा कि ड्रैकुला के उन 50 मिट्टी के बक्सों को ढूंढकर नष्ट करना होगा।
उन्होंने एक और कठोर निर्णय लिया। मैडम मीना, आज रात आप इस मिशन से दूर रहेगी। आप हमारे लिए बहुत कीमती है और हम आपको इस खतरे में नहीं डाल सकते। जॉनथन और बाकी पुरुष सहमत थे, लेकिन मीना को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मीना को सोने के लिए कह दिया और बगल में स्थित कारफैक्स एवे, जहां अब ड्रैकुला बसता है, वहां जाने की तैयारी करने लगे। 1 अक्टूबर सुबह के 4 बजे पांचों आदमी प्रोफेसर वैन हेल्सिंग, डॉक्टर सीवर्ट, जॉनथन हार्कर, लॉर्ड आर्थर होमवुड और मिस्टर क्विंसी मॉरिस अब मेंटल एसाइलम से कारफैक्स जाने ही वाले थे कि अटेंडेंट ने बताया कि उनका मरीज रेनफील्ड उनसे बात करना चाहता है। डॉक्टर सीवर्ट ने मना कर दिया, पर अटेंडेंट ने कहा कि उसे दौरा पड़ सकता है। सब उसके कमरे में गए तो उसने तीव्रता से अनुरोध किया कि उसे तुरंत पागल खाने से रिहा कर दिया जाए और घर भेज दिया जाए। जब उसे कहा गया कि उसे सुबह रिहा कर दिया जाएगा तो वो घबरा गया। डॉक्टर, आप समझ नहीं रहे हैं, समय बहुत कम है। मैं अपने लिए नहीं, दूसरों की भलाई के लिए यह चाहता हूँ। प्रोफेसर के कारण पूछने पर वह कोई ठोस वजह नहीं दे पाया। सबने सोचा कि यह ड्रैकुला को बचाने के लिए नई चाल है। वह बाहर जाकर ड्रैकुला की मदद करेगा। पांचों 4 दीवारी लांघ कर कारफैक्स पहुंचे। प्रोफेसर वेन हेल्सिंग ने अपने बैग से क्रॉस, लहसुन के फूलों का हार, एक रिवॉल्वर, एक चाकू और एक इलेक्ट्रिक टॉर्च निकाला और सब में बांट दिया। डॉक्टर सीबर्ट ने अपनी महारत से ताला खोला और सब कैसल में दाखिल हुए। घर धूल से भरा हुआ था। सब पुराने चैपल की ओर बढ़े तो एक असहनीय दुर्गंध आने लगी। सड़ी हुई लाशों और खून की तीखी गंध का मिश्रण था। पर वहाँ 50 बक्सों में से मात्र 29 बक्से ही बचे थे, यानी 21 बक्से वहाँ से हटा दिए गए हैं। अचानक वहाँ हजारों चूहे भर गए। आर्थर ने एक चांदी की सीटी बजाई, जिससे उसके शिकारी कुत्ते दौड़ते हुए आए। कुत्तों को देखकर चूहे तुरंत गायब हो गए। उन्हें ये समझ आया कि ड्रैकुला कारफैक्स कैसल के अलावा भी कहीं रह रहा है और ये बाकी बक्से वही होंगे। खैर, जॉनथन जब रात को कमरे में वापस आया तब मीना सो रही थी, काफ़ी पीली दिख रही थी। अगले दिन आर्थर और क्विंसी मॉरिस उन गायब हुए 21 बक्सों के बारे में पता लगाने चले गए। सबने यह फैसला किया कि वह मीना को गायब हुए बक्सों के बारे में नहीं बताएंगे ताकि वह चिंता ना करे। 2 अक्टूबर मेंटल एसाइलम। मीना अपनी डायरी लिखते हुए, आज मुझे बहुत अजीब लग रहा है। जॉनथन, जिसने आज तक मुझसे कोई बात नहीं छुपाई, वह मुझसे कुछ छुपा रहा है। वे सब मुझे सुरक्षित रखने के लिए इस काम से दूर रख रहे हैं, लेकिन यह चुप्पी मुझे अंदर से खाई जा रही है। आज मैं बहुत रोई हूँ। कल रात जब सब बाहर गए थे, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा, सब कुछ शांत और डरावना था। तभी मैंने देखा कि एक सफ़ेद धुंध घास पर रेंग रही है और धीरे धीरे मेंटल एसाइलम की तरफ आ रही है। नीचे रेनफील्ड के कमरे से चीखने और संघर्ष करने की आवाज़ आ रही थी। मैं डर के मारे बिस्तर पर दुबक गई। फिर मुझे एक अजीब सपना आया। कमरे में गैस की रोशनी में एक लाल रोशनी चमक रही है। वह सफ़ेद धुंध खिड़की से नहीं बल्कि दरवाजे की दरार से धुएं की तरह अंदर आ रही है। फिर वह सफ़ेद धुआं धीरे धीरे स्तंभ की तरह खड़ा होने लगा और उसमें से 2 लाल आंखें मुझे घूरने लगी। उस धुएं से एक सफ़ेद चेहरा बाहर आया और वो मेरी तरफ झुका। आगे मुझे कुछ याद नहीं है। आज मैं बहुत कमज़ोरी महसूस कर रही हूँ। मैंने डॉक्टर सीवर्ट से एक नींद की दवा मांगी है क्योंकि मैं सो नहीं पा रही हूँ। मुझे डर लग रहा है कि दवा लेने के बाद मैं खुद को बचा नहीं पाऊँगी, पर मुझे नींद की सख्त ज़रूरत है। इधर जॉनथन ने उन मज़दूरों का पता लगा लिया जिन्होंने कारफैक्स से बक्से हटाए थे। वह 21 बक्से, 6 बक्से न्यूटाउन भेजे गए हैं, 6 बक्से बर्मोंड से और बाकी 9 बक्से एक पुराने घर पिकाडिली भेजे गए हैं। एक मजदूर ने यह भी बताया कि शाम को उनकी मदद करने के लिए एक लंबा पतला साहब आया था जो इतना ताकतवर था कि भारी बक्सों को माचिस के डिब्बों जैसे उठा रहा था।
आर्थर के एरिस्टोक्रेट पदवी लॉर्ड गोडाल्मिंग की वजह से कई जगहों से खबर निकालने में मदद मिली जो आमतौर पर नामुमकिन था। जॉनथन आज बहुत खुश था। आज रात जब वो कमरे में पहुंचा तो मीना पहले से ही सो रही थी। बहुत ही पीली और थकी हुई लग रही थी वह। जॉनथन और बाकी पुरुष कल पिकाडिली घर में जाएंगे। रात को डॉक्टर सीवार्ड अपने अध्ययन कक्ष में कोई किताब पढ़ रहे थे। तभी एक अटेंडेंट उनके कमरे में दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया कि रेनफील्ड के साथ कोई दुर्घटना हो गई है। वह अपने कमरे के फर्श पर खून से लथपथ पड़ा है। डॉक्टर सीवार्ड भागते हुए उसके कमरे में पहुंचे। उसका चेहरा बुरी तरीके से कुचला हुआ था और रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। प्रोफेसर वैन हेल्सिंग भी तुरंत आए। उन्होंने देखा रेनफील्ड की खोपड़ी में गहरी चोट लगी है और दिमाग पर दबाव पड़ रहा है। उन्होंने तुरंत ट्रेफाइनिंग, जो एक तरह का ब्रेन ऑपरेशन होता है, वह शुरू किया ताकि वह होश में आकर कुछ बोल सके। जैसे तैसे रेनफील्ड ने आंखें खोली और उसने जो बताया यह सोच से भी ज़्यादा भयानक था। ड्रैकुला 2 दिन से रेनफील्ड के कमरे की खिड़की से एसाइलम के अंदर आ रहा था। ड्रैकुला ने उसे वैम्पायर बनने का लालच दिया था, पर जब रेनफील्ड को पता चला कि ड्रैकुला मैडम मीना का खून पीकर उसे पीला कर रहा है, तब रेनफील्ड को गुस्सा आ गया। ड्रैकुला ने उसे उठाकर फर्श पर पटक दिया। बस इतना बताकर रेनफील्ड ने दम तोड़ दिया। अभी तक आर्थर और क्विंसी मॉरिस भी जाग चुके थे। सब भागते हुए मीना और जॉनथन के कमरे की ओर लपके और जब वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसे तो उनका खून जम गया। चांदनी इतनी तेज थी कि पीले रंग के मोटे पर्दे के बावजूद कमरे में सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। खिड़की के पास बिस्तर पर जॉनथन बेहोश पड़ा था और मीना बिस्तर के किनारे घुटनों के बल बैठी थी। उसका मुंह बाहर की तरफ था और उसके पास ही एक दुबला पतला आदमी खड़ा था जिसके कपड़े काले थे। उसका चेहरा दूसरी तरफ था, पर सब पहचान गए थे कि वही है काउंट ड्रैकुला। उसने अपने बाएं हाथ से मीना के दोनों हाथों को कस के पकड़ा हुआ था। उसके दाएं हाथ ने मीना की गर्दन को पीछे से पकड़ रखा था और उसका चेहरा जबरदस्ती अपने सीने में लगा रहा था। ड्रैकुला ने अपने सीने में एक जख्म किया था। ऐसा लग रहा था वो मीना को जबरदस्ती अपना खून पिला रहा है। मीना के सफ़ेद कपड़े खून से सन चुके थे। जब सब अंदर आए तब उसने जानवर की तरह गुर्राते हुए उन्हें देखा। उसकी आंखें दमक रही थी। गरुड़ जैसे नाक के नथुने फड़क रहे थे। खून से सने होठों के पीछे उसके सफ़ेद नोकीले दांत किसी जानवर की तरह भींचे हुए थे। एक झटके के साथ उसने अपनी शिकार मीना को बिस्तर पर पटक दिया और उन लोगों पर हमला किया। लेकिन तब तक प्रोफेसर वैन हेल्सिंग अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। उन्होंने वह लिफाफा आगे कर दिया जिसमें पवित्र वेफर था। काउंट अचानक वैसे ही रुक गया जैसे बिचारी लूसी अपने कब्र के बाहर रुकी थी। वह पीछे हटने लगा। सब अपना क्रॉस उठाकर उसकी तरफ बढ़ने लगे। वह डर के मारे पीछे हटता रहा। तभी अचानक एक काला बादल आसमान में छा गया और चांदनी गायब हो गई। जब क्विंसी ने जतन करके माचिस जलाया तो वहाँ कुछ भी नहीं था सिवाय हल्की धुंध के। वह सफ़ेद धुआं देखते ही देखते दरवाजे के नीचे से बाहर चला गया। प्रोफेसर हेल्सिंग, डॉक्टर सीवार्ड और आर्थर मीना की ओर दौड़े। तब तक उसे होश आ चुका था। उसने ऐसी भयानक चीख मारी जो सबके कान में हमेशा गूंजती रहेगी। कुछ समय तक वह असहाय और बदहवास पड़ी रही। उसका चेहरा पीला और डरावना था, जिस पर होठों और ठुड्डी पर लगा खून और भी साफ दिख रहा था। गले से खून की एक पतली धार टपक रही थी। आंखों में पागलपन भरा डर था। फिर उसने अपनी कुचली हुई हाथों से अपना चेहरा ढक लिया, जिन पर काउंट की पकड़ के लाल निशान थे। प्रोफेसर ने मीना के शरीर पर चादर डाला। आर्थर दुख और हताशा से कमरे से बाहर चला गया। क्विंसी मॉरिस बंदूक लेकर बाहर दौड़ रहा था। जॉनथन पर पानी का छींटा मारकर उठाया गया। उसे ड्रैकुला ने मायावी तरीके से बेहोश किया था। उसने कुछ भी नहीं देखा था। होश में आते ही वो उछलकर खड़ा हो गया। अपनी पत्नी को रोते देख उसकी ओर बढ़ा, लेकिन मीना ने उसे छूने के बजाय अपने हाथ को पीछे खींच लिया और वह सिहर उठी। जॉनथन गुस्से में चिल्लाया, ओह गॉड, इन सब का क्या मतलब है? सीवार्ड, हेल्सिंग, यह क्या है?
मीना को खून कैसे लगा? हे भगवान, क्या यह दिन देखना बाकी रह गया था? प्रोफेसर, मैं उस काउंट को ढूंढने जा रहा हूँ। मैं उसे मार डालूंगा। मीना जॉनथन के लिए डर गई, उसे पकड़ लिया और चिल्लाई। तुम कहीं नहीं जाओगे। और वह अपने पति के सीने से लग गई। पर जैसे ही उसने अपना सर उठाया तो देखा जॉनथन के कपड़ों में उसके शरीर के लगे हुए खून सन गए हैं। वह पीछे हटी और बुदबुदाई, अब मैं अशुद्ध हूँ। अब मैं उसे कभी नहीं छू सकती। मैं जॉनथन की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई हूँ। जॉनथन दृढ़ता से बोला, मीना, यह बकवास है। मैं यह शब्द दोबारा नहीं सुनना चाहता। हमारे बीच कुछ नहीं आ सकता। क्विंसी मॉरिस ने बताया कि ड्रैकुला ने जाने से पहले डॉक्टर सीवार्ट के अध्ययन कक्ष में रखे सारे दस्तावेज और फोनोग्राफ के सिलेंडर जला दिए हैं। डॉक्टर सीवार्ट ने तय किया कि वह अपने मरीज रेनफील्ड के मृत्यु का कारण बिस्तर से गिरने को बताएंगे ताकि पुलिस की कानूनी उलझनों से बचा जाए। जब मीना कुछ बोलने के हालत में आई तो उसने बताया कि उस रात उसने नींद की दवा ली थी, पर वह सो नहीं पा रही थी। उसने देखा कि दरवाजे के नीचे से धुआं आया और देखते ही देखते वह काउंट ड्रैकुला के रूप में बदल गया। मीना के बगल में ही जॉनथन सो रहा था। काउंट ने मीना से चुप रहने का इशारा किया, नहीं तो वो जॉनथन को मार देगा। उसने मीना का गला चीरा और उसका रक्त पिया, फिर अपना सीना चीरकर मीना को अपना रक्त पीने पर मजबूर कर दिया। अब तुम मेरे मांस का मांस हो, मेरे रक्त का रक्त हो। अब तुम मेरी साथी और सहायिका बनोगी। हा 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 हा। प्रोफेसर ने मीना की सुरक्षा करने के लिए उसके सर पर पवित्र क्रॉस लगाया, पर जैसे ही क्रॉस ने मीना की त्वचा को छुआ, किसी गर्म लोहे की तरह उसका माथा जल गया। मीना दर्द से चीख उठी, जमीन पर गिरकर विलाप करने लगी। अशुद्ध, अशुद्ध, यहाँ तक कि भगवान ने भी मेरे शरीर को त्याग दिया है। अब वो मुझसे दूर भागते हैं। मुझे न्याय के दिन तक अपने माथे पर इस अपमान का निशान ढोना पड़ेगा। प्रोफेसर वैन हेल्सिंग ने विश्वास दिलाया कि जब ड्रैकुला नष्ट हो जाएगा तब यह निशान भी मिट जाएगा। समूह ने ड्रैकुला के कॉफिन्स को संक्रमित करने का निर्णय लिया ताकि वह दिन में वहां आश्रय न ले सके। वे कारफैक्स कैसल गए और वहां रखे 29 बक्सों में पवित्र वेफर डालकर उन्हें सील कर दिया। न्यूटाउन और बर्मोंड से के 12 कॉफिन्स के मिट्टी को भी उन्होंने ईश्वर के पवित्र वेफर से शुद्ध कर दिया। आखिरी में वह पीडा के लिए स्थित घर पहुंचे। आर्थर के लॉर्ड की उपाधि ने इस महल में प्रवेश करने को आसान बनाया। यह महल भी कारफैक्स की तरह बदबू से भरी थी। उन्हें यहाँ आखिरी 9 कॉफिन्स को शुद्ध करना था, पर यहाँ तो बस 8 ही कॉफिन थे। एक बक्सा गायब था। 50 बक्से लेकर ड्रैकुला इंग्लैंड आया था। उनमें से 49 बक्से शुद्ध हो चुके थे। अब वो ड्रैकुला के किसी काम के नहीं थे, पर एक गायब था। ड्रैकुला दिन के समय उसी कॉफिन में होगा, क्योंकि सूरज की रोशनी में वह शक्तिहीन होता है, एक बदसूरत हाड़ मांस का टुकड़ा, बेजान। अब उन्हें वही ढूंढना है। 3 अक्टूबर। जॉनथन की हालत देखकर प्रोफेसर वैन हेल्सिंग को दुख हुआ। कुछ दिन पहले तक वह एक ऊर्जावान युवा था, लेकिन आज उसके बाल सफ़ेद लग रहे थे, चेहरे पर गम की लकीरें भरी हुई थी। प्रोफेसर उसका मन व्यस्त रखने के लिए काउंट ड्रैकुला के बारे में और बातें बताते हैं। काउंट अपने जीवन में एक महान सैनिक, राजनेता और एल्केमिस्ट था। उसके पास अद्भुत मस्तिष्क था, लेकिन जब उसने वैम्पायर के रूप में खुद को बदला तो यह उसके लिए पुनर्जन्म की तरह था। उसका दिमाग एक बच्चे की तरह है। वह धीरे धीरे प्रयोग कर रहा है और सीख रहा है। पहले उसने दूसरों की मदद ली अपने बक्से हटवाने के लिए, पर अब वह अकेले ही उन्हें हिला और छुपा रहा है। तभी मीना का एक संदेश आता है कि काउंट ड्रैकुला कारफैक्स से आज निकल गया है और दक्षिण की ओर बढ़ रहा है। शायद उन पे कोई हमला होने वाला है। 5 आदमी पिकाडिली के महल के अंदर ही थे। उन्हें चाबी घूमने की आवाज आती है। काउंट एक तेंदुए की तरह कमरे में छलांग लगाता है। जॉनथन अपनी बड़ी कुकड़ी चाकू से उस पर हमला करता है। काउंट की फुर्ती उसे बचा लेती है, लेकिन चाकू उसके कोट को चीर देती है और ढेर सारे सोने के सिक्के जमीन पर गिर जाते हैं।
सारे पुरुष एक साथ अपने क्रॉस और पवित्र वेफर के साथ उसकी ओर बढ़ते हैं। वो खिड़की का शीशा तोड़कर नीचे कूद जाता है और भागते हुए चिल्लाता है, तुम सोचते हो कि तुमने मुझे हरा दिया? मेरा बदला तो अभी शुरू हुआ है। तुम्हारी औरतें पहले से ही मेरी है और उनके जरिए मैं तुम्हें भी गुलाम बना दूंगा। मीना और ड्रैकुला के बीच साइकिक बॉन्ड हो चुका था। इसे टेलीपैथिक लिंक भी कह सकते हैं। ड्रैकुला मीना को अपनी नई दुल्हन बनाना चाहता था। वो उसे जहाँ भी बुलाएगा वो खुद वहाँ आएगी, जो बोलेगा वह करेगी। वह एक दूसरे से कितने भी दूर हो, ड्रैकुला मीना को प्रभावित कर सकता था। मीना एक बुद्धिमान औरत थी। उसने प्रोफेसर से कहा, यदि ड्रैकुला उसके मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है, उसके अनुभव दे सकता है, यदि वह कोशिश करे तो वह भी ड्रैकुला के मस्तिष्क को पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। वह दोनों मानसिक तौर पर जुड़े हैं। कुछ तो पता चलेगा। भोर के समय ड्रैकुला कमज़ोर होने लगता था। इसी समय वह कोशिश कर सकते हैं। प्रोफेसर के सम्मोहन करने की विद्या आज काम आने वाली थी। मीना की आंखें खुली थी, लेकिन उसकी आवाज़ में अजीब सी स्वप्निल गहराई थी। प्रोफेसर ने अपना सवाल शुरू किया। तुम कहाँ हो? मीना बोली, मुझे नहीं पता, यहाँ सब अंधेरा है। तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है? पानी के लहरों की आवाज़, वे टकरा रही है। ऊपर पुरुषों के पैरों की आहट है और जंजीरों की चरमराहट की आवाज़ आ रही है। जैसे ही सूरज उगा, सम्मोहन टूट गया। वैन हेल्सिंग समझ गए काउंट ड्रैकुला लंदन छोड़ चुका है। वह अपना आखिरी बचा हुआ मिट्टी का बक्सा लेकर एक जहाज पर सवार होकर भाग रहा है। काउंट ड्रैकुला ने समझ लिया था कि लंदन में शिकारी कुत्तों की तरह उसका पीछा किया जा रहा है। उसका भेद खुल चुका है। यहाँ रहना उसके लिए अब असुरक्षित है। प्रोफेसर वैन हेल्सिंग दृढ़ता से बोले, हम उसका नरक की द्वार तक पीछा करेंगे। मीना ने पूछा, जब काउंट चला गया है तो उसका पीछा करने की क्या ज़रूरत है? वैन हेल्सिंग ने गंभीर होकर उत्तर दिया, क्योंकि मेरी प्यारी मीना, वह सदियों तक जीवित रह सकता है, लेकिन तुम एक नश्वर स्त्री हो। अगर उसे मारा नहीं गया तो तुम धीरे धीरे वैम्पायर बन जाओगी। यह सुनते ही मीना दुख से बेहोश हो गई। वैन हेल्सिंग ने बताया कि उन्होंने दिन भर यह पता लगाया कि काउंट ड्रैकुला किस जहाज से भागा है। चूँकि मीना ने सम्मोहन में पाल फहराने और लहरों की आवाज़ सुनी थी, इसलिए यह साफ था कि वह एक पाल वाले जहाज पर है। लॉर्ड आर्थर के सुझाव पर वह लॉयड्स गए, जहां पता चला कि केवल एक जहाज वर्ना के लिए निकला है, जरीना कैथरीन। कर्मचारियों ने बताया कि कल शाम एक लंबा, बर्फ जैसा गोरा, काले कपड़ों वाला आदमी आया था। वह अपने साथ एक बक्सा लाया था, जिसे उसने जहाज पर रखवाया। अजीब बात यह थी, जैसे ही वो जहाज पर चढ़ा, समुद्र में अचानक घना धुंध छा गया, जिससे जहाज को निकलने में देरी हुई। लेकिन जैसे ही वो बक्सा सुरक्षित रख दिया गया, धुंध गायब हो गई। जहाज निकल पड़ा। 5 अक्टूबर। डॉक्टर सीवार्ट ने गौर किया कि मीना के चेहरे पर वैम्पायर के लक्षण धीरे धीरे दिखने लगे हैं। उसकी आंखें कठोर हो रही हैं, दांत लंबे और नोकीले। वैन हेल्सिंग ने एक भयानक आशंका जताई। यदि मीना सम्मोहन में यह सब बता रही है कि काउंट क्या देख रहा है और क्या सुन रहा है, तो क्या काउंट भी मीना के दिमाग के जरिए उनकी योजना के बारे में नहीं जान सकता? इस खतरे से बचने के लिए उन्होंने तय किया कि अब वे मीना को अपनी गुप्त योजनाओं में शामिल नहीं करेंगे, ताकि अनजाने में भी वह ड्रैकुला को कुछ न बता सके। यह उनके लिए बहुत दुखद था, लेकिन ज़रूरी था। मीना ने कहा, मुझे भी आपके साथ इस यात्रा पर चलना होगा। मैं आप लोगों के साथ ही सुरक्षित हूँ और आप लोग भी मेरे साथ अधिक सुरक्षित है, क्योंकि मैं हिप्नोटिज्म के ज़रिए ड्रैकुला की स्थिति बता पाऊँगी। हाँ, पर मुझे आपके किसी योजना के बारे में नहीं पता होना चाहिए। फिर मीना ने आगे कहा, आप सबको यह वचन देना पड़ेगा, यदि वह समय आए जब मैं पूरी तरह बदल जाऊं और शैतान की साथी बन जाऊं, तो आप मुझे बिना देर किए मार देंगे। जैसे आपने लूसी को मुक्ति दी थी, वैसे ही आप मेरा सर काटकर मेरे दिल में लकड़ी की खूंटी ठोककर मेरी आत्मा को आज़ाद करेंगे। जॉनथन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। बाकी लोगों ने भीगी आंखों से मिसेस मीना को वादा किया। इसके बाद मीना के अनुरोध पर
जॉनथन ने उसके लिए अंतिम संस्कार की प्रार्थना पढ़ी। यह सबके लिए दुख भरा समय था। ड्रैकुला के जहाज जरीना कैथरीन को समुद्र के रास्ते वर्ना पहुंचने में कम से कम 3 हफ्ते लगेंगे। वहीं जमीन के रास्ते 3 दिन में पहुंचा जा सकता है। वैन हेल्सिंग रोज सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मीना को सम्मोहित करते हैं। मीना की आवाज़ में एक ही संदेश होता है, मुझे लहरों के टकराने की आवाज़ आ रही है। पाल और रस्सियाँ खींच रही है। तेज़ हवा चल रही है। इससे साफ है कि ड्रैकुला अभी भी समुद्र के बीच में है। आर्थर को भी रोज़ लंदन से टेलीग्राम मिल रहे हैं, लेकिन जहाज की अभी कोई खबर नहीं मिली है। मीना को छोड़कर बाकी सबको योजना पता है कि वे लोग पहले से ही वर्ना पहुंच जाएंगे और जरीना कैथरीन जहाज का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही जहाज पोर्ट पर आएगा, वे रिश्वत देकर या कानूनी प्रभाव से जहाज पर चढ़ेंगे। वैन हेल्सिंग और डॉक्टर सीवर्ड ड्रैकुला का सर काट देंगे और उसके दिल में खूंटी ठोक देंगे। जॉनथन, आर्थर और क्विंसी मॉरिस हथियारों के साथ पहरा देंगे ताकि कोई हस्तक्षेप न करे। वैन हेल्सिंग का मानना है कि ड्रैकुला को मारते ही उसका शरीर धूल में बदल जाएगा, जिससे हत्या का कोई सबूत नहीं बचेगा। 24 अक्टूबर। एक पूरा हफ्ता बीत चुका है। मीना के सम्मोहन का जवाब अभी भी वही है, लहरें और पानी की आवाज़। जहाज अभी तक वर्ना नहीं पहुंचा है, जिससे दल के लोगों के मन में बेचैनी बढ़ रही है। वहीं मीना धीरे धीरे बदल रही है। 28 अक्टूबर को एक टेलीग्राम आया कि जरीना कैथरीन जहाज वर्ना के बजाय गलाट्स बंदरगाह पहुंच गई है। ड्रैकुला ने अपने धुंध बनाने की शक्ति से जहाज को भटका दिया। सबके चेहरे पर हताशा छा गई। वैन हेल्सिंग बोले, गलाट्स के लिए अगली ट्रेन कब रवाना होगी? मीना तुरंत बोली, कल सुबह 6:30 बजे। सब हैरान हो गए। आर्थर ने पूछा, तुम्हें यह कैसे पता? मीना ने जवाब दिया, मैंने जॉनथन की मदद करने के लिए बहुत पहले ही ट्रेन की समय सारणी याद कर ली थी। पहले जॉनथन बहुत यात्रा करते थे, क्योंकि अभी वह बुदापेस्ट के रूट में यात्रा कर रहे हैं, इसलिए उसने इस रूट के ट्रेन का टाइम टेबल याद कर लिया है। मीना जब जॉनथन की मंगेतर थी, तब से ही वो ट्रेन की टाइम टेबल याद कर लिया करती थी। आर्थर टिकट की व्यवस्था करने चले गए और जॉनथन क्विंसी मॉरिस शिपिंग एजेंट के वाइस काउंसिल से मिलने चले गए। मीना ने जॉनथन के डायरी की कई टाइप की हुई प्रतियां बनाई थी। जब सब काम करने बाहर चले गए तो वह, प्रोफेसर हेल्सिंग और डॉक्टर सीवर्ड उस डायरी का विश्लेषण करने लगे कि ड्रैकुला के बारे में और पता चले। प्रोफेसर बोले, हम बहुत बड़ा जोखिम उठा रहे हैं। ड्रैकुला ने मीना के साथ अपना मानसिक संपर्क काट दिया है ताकि वह उसे अपने पास ना बुला सके और हम उसका पता ना लगा सके। वह डर गया है और भाग रहा है। वैन हेल्सिंग ने समझाया, ड्रैकुला का दिमाग एक बच्चे की तरह है। वह सदियों से अपनी कब्र में पड़ा रहा, इसलिए उसकी बुद्धि एक अपराधी की तरह स्वार्थी और सीमित है। वह केवल आदतों और पिछले अनुभवों के आधार पर काम करता है। मीना ने सहमति जताया और बोली, काउंट अभी डरा हुआ है, इसलिए वो वापस अपने देश भाग रहा है, ठीक वैसे ही जैसे 400 साल पहले डैन्यूब नदी के पार तुर्की से भागा था। उसके इस डर ने मेरी आत्मा को कुछ हद तक मुक्त कर दिया है। वैन हेल्सिंग उत्साहित होकर बोले, यस। ड्रैकुला ने खुद को मीना के दिमाग से इसलिए काटा कि हम उसे ट्रैक न कर सके, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। उसने मीना के साथ ब्लड बैप्टिज्म किया था। इससे मीना में यह शक्ति आ गई है कि वह सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आत्मा के रूप में उससे जुड़ जाएगी। अब मीना अपनी इच्छा से उसके पास जाएगी, पर ड्रैकुला उसके पास नहीं आएगा, क्योंकि उसे लगता है कि सायर बॉन्ड टूट चुका है। शिकारी अपने ही जाल में फंस गया है। 29 अक्टूबर को सब वर्ना से गैलाट्स जाने की ट्रेन में बैठ गए। सूर्यास्त और अगले दिन सूर्योदय के समय प्रोफेसर ने मीना को हिप्नोटाइज करने की कोशिश की, पर इस बार वह इतना आसान नहीं था। आखिरकार जब मीना सम्मोहित हुई तो उसने बताया कि लहरों की जगह अब बहते हुए पानी की आवाज़ आ रही है। ऐसा लग रहा था कि अब ड्रैकुला जहाज से उतरकर किसी छोटे नाव पर नदी के रास्ते आगे बढ़ रहा है। मीना को भेड़ियों और गिरते पानी की आवाज़ आई थी। शायद ड्रैकुला ट्रांसिल्वेनिया के करीब पहुंच रहा है। 30 अक्टूबर। गैलाट्स पहुंचते ही सब अपने काम पर लग गए। क्विंसी मॉरिस को वहाँ की भाषा नहीं आती थी, इसलिए वह
मीना को लेकर होटल चला गया। मीना को किसी की नज़र में रखना ज़रूरी था अब, और उसे अभी भी सारे रहस्य नहीं बताए जा सकते थे। बाकी समूह जरीना कैथरीन जहाज के आगमन की विवरण जानने के लिए शिपिंग एजेंट के पास चले गए। वहाँ उनकी मुलाकात जहाज के कैप्टन डोनेल्सन से हुई। उन्होंने बताया कि यह यात्रा अजीबोगरीब और डरावनी थी। रास्ते में इतना तेज तूफान आया था कि लगा जैसे साक्षात शैतान उनके पालों में हवा फूंक रहा हो ताकि वह जल्दी पहुँचे। पूरी यात्रा में कोहरा उनके जहाज के साथ चलता रहा। उनकी जहाज में कुछ रोमानिया के कर्मचारी थे जो एक बड़े बक्से को लेकर डरे हुए थे। वे उसे बुरी नज़र मानकर समुद्र में फेंकना चाहते थे, लेकिन कैप्टन ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए बक्से को सुरक्षित रखा। सूर्योदय के पहले ही कोई मिस्टर इमानुएल नाम का आदमी आकर बक्सा ले गया। कैप्टन ने तब राहत की सांस ली। जब उन्होंने मिस्टर इमानुएल से ढूंढकर बात की तो उन्होंने बताया कि उन्हें मिस्टर ड्रैकुला की तरफ से एक पत्र मिला था जिसमें लिखा था कि उन्हें जहाज से शिपमेंट उठा के मिस्टर स्किंस्की नाम के आदमी को वो डिलीवर करना है, तो उन्होंने ऐसा ही किया है। बाद में पता चला कि मिस्टर स्किंस्की की लाश एक कब्रिस्तान में मिली है। उनका गला किसी जंगली जानवर ने चीर दिया है। खैर, यह बात तो समूह में सबको पता थी कि यह किसी जानवर का काम नहीं है। सब हताश होकर होटल के कमरे में वापस आ गए। ड्रैकुला अभी कहाँ हो सकता है? इधर मीना ने दिन भर गैलेट्स और ट्रांसिल्वेनिया के मैप को ध्यान से पढ़ा था। जब सब थोड़ा शांत हुए तो उसने अपनी बात रखी। हम सबको पता है कि वह ड्रैकुला कैसल पहुंचने की कोशिश कर रहा है। उसने सड़क का मार्ग तो नहीं लिया होगा क्योंकि वहां कस्टम वाले जांच कर सकते हैं। पानी का मार्ग भले ही धीरे है पर उसमें निरीक्षण कम होता है। मैंने सम्मोहन के दौरान भी बहते पानी और लकड़ियों के टकराने की बात की थी। अगर हम नक्शों पर ध्यान दें तो सेरेथ नदी पर स्लोवाक व्यापारी यात्रा करते हैं। फिर यही सेरेथ नदी बिस्ट्रिट्जा नदी से मिलती है जो बोर्गो पास के पास से ही बहती है। यही जलमार्ग ड्रैकुला कैसल के सबसे करीब पहुंचाता है। जॉनथन को याद आ गया कि जब वह पहली बार ट्रांसिल्वेनिया आया था, बोर्गो पास ही वह जगह थी जहां ड्रैकुला उससे कोचमैन के रूप में मिला था। शाबाश मीना! जॉनथन ने खुशी से मीना को गले लगा लिया। प्रोफेसर वैन हेल्सिंग ने कहा, हमारी प्रिय मैडम मीना एक बार फिर हमारी गुरु बनी है। अब यह 6 लोगों का समूह 3 हिस्सों में बंट गया। पहला लॉर्ड आर्थर और जॉनथन का, जो स्टीम लॉन्च से नदी के रास्ते ड्रैकुला का पीछा करेंगे। आर्थर को नाव चलाने का अनुभव था। दूसरा क्विंसी मॉरिस और डॉक्टर सीवर्ट का, जो घोड़ों पर सवार होकर नदी के किनारे किनारे चलेंगे ताकि अगर ड्रैकुला ज़मीन पर जाने की कोशिश करे तो उसे पकड़ा जा सके। क्विंसी मॉरिस एक मंझे हुए शिकारी थे। दौड़ते हुए घोड़े से भी वह दूर तक निशाना लगा सकते थे। और तीसरा समूह प्रोफेसर वैन हेल्सिंग और मीना का था, जो सीधे ड्रैकुला कैसल जाएंगे। प्रोफेसर की योजना थी कि वह क्रॉस और हॉली वेफर से महल के शुद्धिकरण करेंगे ताकि ड्रैकुला अपने महल पहुंच भी जाता है तो उसे शांति न मिले, और इसमें मीना की सम्मोहन शक्ति काम आएगी। जॉनथन पहले मीना को इतना बड़ा खतरा उठाने देने के खिलाफ था, पर प्रोफेसर के समझाने पर मान गया। मीना को डर था कि शायद आज के बाद वह जॉनथन से कभी न मिले। उसने आंसू रोकते हुए अपने पति को अलविदा कहा। आर्थर और जॉनथन को स्टीम लॉन्च में बैठे 2 दिन हो गए थे, पर उन्हें ड्रैकुला का नाव नहीं मिला। पर कुछ स्लोवाक व्यापारियों ने अपने नाव से बताया कि उन्होंने एक बड़ी नाव 2 गुने गति से गुजरते हुए देखी थी। यह सुन आर्थर ने भी स्टीमर की गति बढ़ा दी। उधर डॉक्टर सीवर्ट और मॉरिस भी 2 दिन से सड़क पर स्टीम लॉन्च के बराबर घोड़े से यात्रा कर रहे हैं। बीच बीच में घोड़ों के आहार और आराम का ध्यान देना पड़ रहा है। प्रोफेसर वैन हेल्सिंग और मीना बोर्गो पास पहुंच चुके हैं। मीना में एक अजीब बदलाव आ गया है। वह दिन भर सोती रहती है और उसे सम्मोहित करना अब असंभव हो गया है। उसके माथे पर जला हुआ क्रॉस का निशान उसे और पीड़ा देता है। वह शाम को उठी तो बहुत ताज़ा और खूबसूरत दिख रही थी। प्रोफेसर के मन में डर जागा। खैर, वो ड्रैकुला कैसल पहुंचने के लिए जॉनथन की डायरी का विवरण पढ़ने लगे और उस भयानक रास्ते पर निकल पड़े। रात को वह ड्रैकुला कैसल के सामने खड़े थे, पर वह अंदर नहीं गए।
प्रोफेसर ने मीना की सुरक्षा के लिए उसके चारों ओर पवित्र वेफर के टुकड़ों का एक घेरा बना दिया। कोई वैम्पायर उस वेफर को नहीं छू सकता। मीना के अंदर वैम्पायर का कुछ अंश था, इसलिए वो भी बाहर नहीं जा सकती थी। उसकी आत्मा वहाँ सुरक्षित थी क्योंकि कोई बुरी शक्ति बाहर से अंदर भी नहीं आ सकती थी। मीना का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। रात के अंधेरे में बर्फ की फुहारों के बीच 3 धुंधली आकृतियां प्रकट हुई। यह वही 3 पिचाशिनी थी जिन्हें जोनाथन ने महल में देखा था। वे घेरे के बाहर नाच रही थी और मीना को बुला रही थी। आओ बहन, अब तुम हमारा हिस्सा हो। मीना की आंखों में उनके लिए नफरत और आतंक भरा था। किराए के घोड़े डर के मारे मर गए। जैसे ही सुबह हुई, तीनों पिशाचिनी ओझल हो गई। प्रोफेसर वैन हेल्सिंग ने फैसला किया कि वह इन पिशाचिनों का अंत करेंगे और वह कैसल के अंदर चले गए। दिन के समय वह तीनों अपने कॉफिन में सो रही थी। प्रोफेसर ने उन तीनों के ताबूतों को ढूंढ निकाला। उनकी सुंदरता के सामने प्रोफेसर कमजोर पड़ने लगे, पर उन्होंने मन कड़ा करके मीना के बारे में सोचा और लूसी की तरह उनका सर धड़ से अलग कर दिया और दिल में लकड़ी का खूंटा गाड़ दिया। उस महल में ड्रैकुला के और भी खाली ताबूत थे जिनमें प्रोफेसर ने पवित्र वेफर डालकर श्राप मुक्त कर दिया। अब इन ताबूतों में ड्रैकुला कभी आराम नहीं कर पाएगा। देखते ही देखते दिन ढलने लगा। बर्फबारी शुरू हो गई। तभी प्रोफेसर ने दूरबीन से आंखें हटाकर कहा, यह देखो मीना। मीना ने देखा कि दूर से एक घोड़ा गाड़ी आ रहा है जिसे जिप्सी चला रहे हैं। गाड़ी में विशाल वर्गाकार संदूक रखा था। मीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसा लगा अंत करीब है, सूर्यास्त होने वाला था। अरे ये क्या? उनके पीछे 4 नौजवान घोड़े पे सवार होके आ रहे हैं। जोनाथन, क्विंसी मॉरिस, लॉर्ड आर्थर और डॉक्टर सीवार्ड। और उनके पीछे भेड़िए दौड़ते हुए आ रहे थे। उन्होंने जिप्सियों को रुकने का आदेश दिया, पर वह और तेजी से घोड़ा गाड़ी भगाने लगे। तब उन्होंने बंदूक चलाना शुरू किया। जोनाथन बिजली की गति से घोड़ा गाड़ी पर कूदा और अविश्वसनीय ताकत से भारी संदूक को जमीन पर पटक दिया। क्विंसी मॉरिस भी घोड़े से कूद गया और संदूक की रक्षा करने वाले जिप्सियों पर टूट पड़ा। उसके हाथों में बोवी चाकू घूम रही थी, पर जिप्सियों के खंजर ने उसे जख्मी कर दिया था। उसने बाएं हाथ से अपनी पसलियों को पकड़ा हुआ था। उंगलियों के बीच से खून बह रहा था। इसके बावजूद मॉरिस नहीं रुका। उधर आर्थर और सीवार्ड भेड़ियों पे फायरिंग कर रहे थे। जोनाथन और मॉरिस ने अपने चाकू से संदूक का ऊपरी हिस्सा खोल दिया। सूरज पहाड़ी की चोटियों के ठीक पीछे था। काउंट संदूक के अंदर की मिट्टी में लेटा था। वह मोम की मूर्ति की तरह मुर्दा पीला था। उसका शरीर अभी भी निर्जीव था, पर आंखों में हलचल आनी शुरू हो गई थी। उंगलियां भी हल्की फड़फड़ा रही थी। बिना समय गवाए जोनाथन ने ड्रैकुला के गले पर कुकड़ी चाकू से हमला किया और उसका सर धड़ से अलग हो गया। उसी क्षण मिस्टर मॉरिस का चाकू काउंट के दिल के पार हो गया। यह किसी चमत्कार जैसा था। उनकी आंखों के सामने एक पल के भीतर वह पूरा धूल बनकर बिखर गया और ओझल हो गया। हमने ड्रैकुला को मार दिया। हाँ, हमने ड्रैकुला को मार दिया। ड्रैकुला कैसल अब लाल आसमान के नीचे खड़ा था। जिप्सी यह अविश्वसनीय दृश्य देखकर भाग गए। वह भेड़िए भी अदृश्य हो गए। मिस्टर मॉरिस जमीन पर गिर पड़े। सब उनकी ओर दौड़े। जोनाथन ने उन्हें सहारा दिया। मरते हुए क्विंसी मॉरिस ने मीना की ओर देखा और मुस्कुराया। परमात्मा का धन्यवाद, कुछ व्यर्थ नहीं गया। देखो मैडम, मीना के माथे का वो दाग जा चुका है। मेरा जीवन सफल रहा। गहरी शांति और मुस्कुराहट के साथ उस वीर सज्जन ने अपना प्राण त्याग दिया। 7 साल बाद जोनाथन और मीना एक खूबसूरत जीवन जी रहे हैं। उनका बेटा क्विंसी अपनी नटखट हरकतों से सबको हंसाता है। प्रेम ने लॉर्ड आर्थर के जीवन में फिर से दस्तक दी है। अब वह विवाहित है और खुश भी। डॉक्टर सीवार्ड अब फोनोग्राफ में अपनी पत्नी के लिए कविताएं भी रिकॉर्ड करते हैं। और प्रोफेसर वैन हेल्सिंग प्यारे क्विंसी के गॉडफादर हैं, जो दुनिया भर के तोहफे और कहानियां लिखकर भेजते हैं। सबकी प्यारी लूसी और साहसी क्विंसी मॉरिस भले इस दुनिया में नहीं हैं, पर सबकी यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। और यह आज भी रहस्य है कि रेनफील्ड
काउंट ड्रैकुला से पहली बार कब और कैसे मिला? दोस्तों, जिस ड्रैकुला की रहस्यमयी और डरावनी दुनिया में हमने अब तक सफ़र किया, वह उपन्यास 1897 में प्रकाशित हुआ था। इसके रचयिता थे आयरलैंड के प्रसिद्ध लेखक ब्रैम स्टोकर। 1897 में जब ड्रैकुला प्रकाशित हुआ, तब शायद ही किसी ने सोचा था कि ट्रांसिल्वेनिया का काउंट ड्रैकुला आने वाले समय में सबसे प्रसिद्ध हॉरर कैरेक्टर में एक होगा। इस कहानी को प्रकाशित हुए लगभग 130 साल हो चुके हैं और कई फिल्मों ने इस साहित्य पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एडेप्टेशन किए हैं, और इस तरह से हम ब्रैम स्टोकर को हमेशा याद रखेंगे। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।